161 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दबाव डालने का क्या फायदा? ये विधियां बहुत निम्न स्तर की हैं। अगर उसे उसका शरीर भी मिल जाए तो भी उसे उसका दिल नहीं मिलेगा। लेकिन उसे मनाना आसान नहीं है। याओ शिनरुई को पुरुषों से डर लगता है, इसलिए उसे धीरे धीरे उस पर प्रभाव डालना होगा। ली शियाओ पहले से ही एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार था। न केवल याओ शिनरुई बल्कि नायक की खूबसूरत मकान मालकिन फोंग भी। और नायक के भाई की मंगेतर, वह निर्मम राष्ट्रपति, सब कुछ उसके चंगुल में आ जाएगा। 085 प्यारी सी कॉटन जैकेट। आप नहीं चाहेंगे कि डेज को इसके बारे में पता चले, है ना? एक साधारण लेकिन आलीशान रोल्स रॉयस कार आकर चू परिवार के विला के प्रवेश द्वार पर रुक गई। ड्राइवर की सीट पर बैठी बाय लिंग गाड़ी से उतरी और जू हाओ के लिए दरवाजा खोलने के लिए पीछे की सीट पर गई। जू हाओ को आते देख चू शियोंग उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी। भाई जू, आप इतने जवान कैसे दिखने लगे? मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जो तुम्हारी उम्र में भी कंपनी के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं हर दिन आराम से रहता हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं जवान दिखता हूँ। जू हाओ मुस्कुराया। नमस्कार अंकल जू। जैसे ही वह चू परिवार के विला में दाखिल हुआ, चू शियाओटियन दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। जू हाओ को अंदर आते देख उसने आज्ञाकारी भाव से उसका अभिवादन किया। ये भाई चू का बेटा ही होगा, है ना? ये सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जू हाओ ने बनावटी तरीके से उसकी प्रशंसा की। इस तरह की धनी दूसरी पीढ़ी पहली नजर में अशिक्षित और मरने की प्रतीक्षा करती हुई प्रतीत होती है। चू शियोंग को एक पीढ़ी का अत्याचारी माना जाता है, ऐसे बेटे का होना पाप है। उसके विपरीत उसकी सभी 7 लिंगरें बेहद खूबसूरत हैं। उसने जिन 3 लिंगर्स को अपने समूह में शामिल किया है, वे तो विचारशील छोटी सूती जैकेटों की तरह हैं। क्या इस कहानी में मुख्य किरदार का एक बेटा भी है? जहां तक उस बागी बेटे की बात है जो अपनी बहनों और मां के पीछे पड़ा रहता है, जू हाओ उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। उसने जिसे उठाया था उसे भी वह स्वीकार नहीं करता। उस समय उसने उसे सीधे मौत के घाट क्यों नहीं उतार दिया? इसी क्षण जू हाओ ने चू शियाओटियन के बगल में खड़े एक युवक को देखा। उसके सिर के ऊपर से सुनहरी रोशनी गिर रही थी। वह नियति का बालक था। चरित्र ली जियो। पहचान चू शियोंग का कनिष्ठ, चू शियाओटियन का अनुयायी जो खलनायक के अनुयायी के रूप में पुनर्जन्म लेता है। चार्म 76 अधिकतम 100। शक्ति 78 मिंग जिन। काया 45 सामान्य व्यक्ति 10। आत्मा 38 सामान्य व्यक्ति 10। अनुकूलता -10। तो ये पुनर्जन्म लिया हुआ नायक है। ये देखकर कि उसकी ताकत केवल मिंग जिन के बराबर है, जो उससे भी कम है, जू हाओ को तुरंत राहत महसूस हुई। इस सीमित ताकत के साथ क्या वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आसानी से हेरफेर किया जा सकता है? हालांकि उसने आश्चर्य जताते हुए फिर भी सवाल पूछा। ये है। जू हाओ द्वारा प्रशंसा किए जाने पर चू शियाओटियन का हृदय आनंद से भर गया। प्रश्न सुनकर उसने तुरंत उत्तर दिया। उसका नाम ली शियाओ है, वह मेरे भाइयों में से एक है। नमस्कार राष्ट्रपति जू। किसी कारणवश ली शियाओ को अपने सामने खड़े व्यक्ति के प्रति सहज घृणा महसूस हुई। लेकिन फिर भी उसे अपना मुंह खोलकर उसका अभिवादन करना ही पड़ा। जू हाओ ने सिर हिलाया और कुछ खास नहीं कहा। चू शियोंग ने बगल से समझाना शुरू किया। ली शियाओ ने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसे परिवार की तरह मानता हूँ। क्या भाई चू कभी जानलेवा खतरे में थे? वह 2 साल पहले था। चू शियोंग ने जू हाओ को सोफे पर बैठाते हुए उसके लिए एक कप चाय डाली। वे दोनों इस तरह बातें करने लगे। कुछ ही देर में याओ शिनरुई आंगन से लौट आई। हालांकि चू शियोंग के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं था, बल्कि घृणा की हद तक पहुंच गया था। पुरुषों के प्रति भी लगभग यही रवैया था, लेकिन उसे फिर भी अपनी छवि बनाए रखनी थी। एक विशिष्ट अतिथि के आगमन के साथ चू शियोंग की पत्नी होने के नाते उनके लिए अकेले बाहर रहना किस तरह की स्थिति थी। चू शियोंग ने उसे देखा, उसे अपने पास बुलाया और अपना परिचय कराया। मैं अपनी पत्नी याओ शिनरुई का परिचय अपने भाई से कराता हूँ। सुश्री याओ शिनरुई, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जू हाओ, जू ग्रुप के। नमस्कार राष्ट्रपति जू। याओ शिनरुई ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कल ही उससे मिलने के बाद उसे आज दोबारा जू हाओ को देखने की उम्मीद नहीं थी। ये भाभी ही होंगी, है ना? भाई चू सचमुच भाग्यशाली हैं। जू हाओ ने भावुक होकर कहा, मानो उसे अभी अभी पता चला हो। हेलो भाभी, पकौड़ी से बेहतर कुछ नहीं है। चू शियोंग ने बनावटी मुस्कान दिखाई। वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। सचमुच इतनी युवा और खूबसूरत पत्नी का होना एक आशीर्वाद था। लेकिन उसके लिए, जो पहले से ही नपुंसक था, यह एक अलग तरह की पीड़ा थी। हर रोज अपने सामने एक बेहद खूबसूरत महिला को इतराते हुए देखना, सिर्फ देखने की इच्छा होना, खाने की इच्छा न होना, भला इसे कौन समझ सकता है? जू हाओ समझ सकता था, लेकिन यह उससे पहले की बात है। अब वह उनके अद्भुत गुणों का अनुभव करता है। चू शियोंग ने तुरंत विषय बदल दिया। भाई जू ने हाल ही में नई ऊर्जा उद्योग में कदम रखा है और उनका विस्तार करने का रुझान है। सुश्री याओ शिनरुई की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भी इसी क्षेत्र में है। आप और अधिक विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या मेरी भाभी की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? जू हाओ ने आश्चर्य का भाव दिखाते हुए कहा और दिल खोलकर हंसा। क्या यह महज एक संयोग नहीं है? मुझे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के बारे में कुछ बातें समझ नहीं आती। मुझे निश्चित रूप से भाभी से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। जब उसने मार्गदर्शन मांगो कहा तो जू हाओ का अर्थ स्पष्ट था। याओ शिनरुई ने थोड़ा सा माथा से कुढ़ा। वह किसी भी पुरुष से बात नहीं करना चाहती थी।
उसने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह विनम्रतापूर्वक मना कर पाती, चू शियोंग ने उसकी ओर से बोल दिया, कोई बात नहीं, सुश्री याओ शिनरुई को इस उद्योग में 10 साल का अनुभव है और वे नए ऊर्जा क्षेत्र के बारे में काफी जानकार हैं। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बाद में रात के खाने के बाद आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। 162 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। याओ शिनरुई ने अपने मुंह में ही वे शब्द निगल लिए जो वह कहने वाली थी। चू शियोंग के प्रति उसके मन में घृणा और भी बढ़ गई। जब जू हाओ ने ये सुना तो वह उत्साह से भर उठा। क्या मैं कर सकता हूँ? मुझे हाल ही में 2 शंकाओं का सामना करना पड़ा है और अब मैं एक पेशेवर से मिल चुका हूँ। नहीं, कोई समस्या नहीं, याओ शिनरुई केवल कठोर स्वर में ही जवाब दे सकी। भाई जू, आओ आओ, शतरंज खेलते हैं। बहुत दिनों से हमने साथ में चाय पीते हुए शतरंज नहीं खेला है। चू शियोंग ने चीनी शतरंज का एक सेट निकाला और उसे बिछा दिया। जू हाओ ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पिया। चाय अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे बनाने का तरीका उतना अच्छा नहीं था। इससे चाय की पत्तियां बर्बाद हो गईं। दोनों बातचीत करते हुए शतरंज खेल रहे थे। भाई जू, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। आप रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कर रहे थे और अचानक आपने अपना पूरा करियर बदल दिया। ये वाकई में बहुत बड़ी इच्छाशक्ति की बात है। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने बोलना जारी रखा। हम अब युवा नहीं रहे। हमें सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए और इसे अगली पीढ़ी को सौंप देना चाहिए ताकि हम भी आराम से बैठकर अपने वृद्धावस्था का आनंद ले सकें। हालांकि उन्होंने कहा कि जू हाओ के परिपक्व और आकर्षक चेहरे को देखकर, चाहे उन्हें किसी भी तरह से देखा जाए, वह 50 साल के नहीं लगते। जू हाओ के दिल में थोड़ी हलचल हुई। इस बूढ़े आदमी के शब्दों में एक छिपा हुआ अर्थ था। उसका मतलब क्या था? उन्होंने शांत भाव से कहा, मैं इसे अगली पीढ़ी को सौंपना चाहता हूं, इसीलिए मैं कंपनी को विविध क्षेत्रों में फैलाना चाहता हूं। अगर भविष्य में रियल एस्टेट उद्योग पर कोई संकट आता है तो पूरा समूह प्रभावित नहीं होगा। भाई मजाक कर रहा है। रियल एस्टेट बाजार अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनगिनत लोग इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल समय के लिए तैयार रहें। जू हाओ ने उसे बड़ी सहजता से नजरअंदाज कर दिया। वह मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। फिलहाल तो यह समृद्ध प्रतीत होता है, लेकिन कौन जानता है कि नीति में बदलाव कब इसे ठंडा कर देगा। ये देखकर कि जू हाओ जाल में नहीं फंस रहा था, चू शियोंग ने पूछताछ जारी रखी। अगर आप मुझसे पूछें तो भाई जू जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी बड़ी बहन लिंगर की व्यावसायिक प्रतिभा आपसे कम नहीं है। महज कुछ वर्षों में उन्होंने शून्य से करोड़ों डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी। वह एक ऐसी नायिका है जो पुरुषों के आगे नहीं झुकती। जू हाओ के दिल में थोड़ी हलचल हुई। ऐसा लग रहा था कि वह जानता था कि यह बूढ़ा आदमी क्या करना चाहता है। क्या वह उससे शादी करने की कोशिश कर रहा था? आप शायद सपना देख रहे हैं, है ना? क्या आप मौत की तलाश में हैं? तुम्हारे निकम्मे बेटे की तो बात ही छोड़ो, अगर स्वर्ग का राजा भी आ जाए तो वह भी सहमत नहीं होगा। लिंगेर उसकी थी और कोई उसे उससे छीन नहीं सकता था। अगर चू परिवार उसके जू परिवार से कमजोर न होता तो सिर्फ उसके इशारे के कारण ही वह उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता। ठीक है, ठीक है, तो आप इसी तरह खेलना चाहते हैं। क्या तुम मेरी लिंगर पर ललचाने की हिम्मत करते हो? तो फिर मेरी पत्नी के प्रति असभ्य व्यवहार के लिए मुझे दोष मत देना। ये विचार क्षणिक थे और जू हाओ का चेहरा शांत बना रहा। मिंगयुए अभी इससे बहुत दूर है। चीजों को संभालने के कुछ तरीके पर्याप्त नहीं हैं और उसे अभी भी परिपक्व होने की जरूरत है। वह इतने सालों से मुझ पर नखरे दिखा रही है। ग्रेजुएशन के बाद वह बिजनेस में चली गई और कभी वापस नहीं आई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब उसकी क्या स्थिति है। मैंने पहले सोचा था कि बेटियां बेटों से कम परेशानी वाली होती हैं, लेकिन स्थिति अभी भी वैसी ही है। चू शियोंग ने बातचीत को आगे बढ़ाया। भाई जू मजाक कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि तुम्हारी सातों बेटियां स्वर्ग की कृपा प्राप्त हैं। मेरा बेटा ही है जो लोगों को चिंता में नहीं डालता। उसे बस बाहर मौज मस्ती करना आता है और वह कोई काम नहीं करता। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने बोलना जारी रखा। मुझे आश्चर्य है, भाई जू, आप मेरे बेटे के बारे में क्या सोचते हैं? आपने खुद ही कहा कि वह ठीक से काम नहीं करता और आप मुझसे पूछ रहे हैं। जू हाओ मन ही मन खुद को कोस रहा था, लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा था। वह सुंदर और विनम्र है। आजकल कौन सा युवा जीवन का आनंद नहीं ले रहा है? पर्याप्त मौज मस्ती करने के बाद वे ठीक हो जाएंगे। उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे दोनों व्यापार जगत के अनुभवी व्यक्ति थे और जू हाओ को उसका इशारा समझ जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, जिसका मतलब था कि वे असहमत थे। चू शियोंग ने आह भरी। अब भी उनका बेटा ही उन्हें गुस्सा नहीं दिला रहा था। फिर उसने विषय बदल दिया और उस पर चर्चा करना बंद कर दिया। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। दाई खाना लेकर मेज पर आए और कुछ लोग बैठ गए। यहाँ तक कि मुख्य किरदार ली शियाओ भी वहां मौजूद था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह परिवार वास्तव में नायक को परिवार के सदस्य की तरह मानता था। भले ही वे रिश्तेदार थे, लेकिन नायक के साथ पारिवारिक संबंध होने का मतलब यह नहीं था कि अंत अच्छा ही होगा। रिश्तेदार न होने की बात तो छोड़ ही दीजिए। चू शियोंग ने वह बढ़िया शराब निकाली जिसे उसने कई वर्षों से सहेज कर रखा था। यह उनके अच्छे दोस्त की उनके घर पर पहली यात्रा थी, इसलिए वह लापरवाही नहीं कर सकते थे। अन्यथा एक अरबपति के रूप में उनकी छवि कहाँ रखी जाएगी? केवल याओ शिनरुई ने कहा कि वह नहीं पिएगी। सभी पुरुषों ने पूरे गिलास भर लिए। शराब परोसी जाती देख चू शियाओटियन अपना गिलास उठाने के लिए बेताब हो गया।
अंकल जू पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। हम सब अंकल जू के स्वागत में टोस्ट करते हैं। चू शियोंग ने अपने बेटे को स्वीकृति भरी नजरों से देखा। जू हाओ का फिलहाल शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर उसका बेटा अच्छा प्रदर्शन करता है तो क्या होगा अगर जू हाओ अपना मन बदल ले। चू शियाओटियन ने अपने होठों के कोने ऊपर उठाए। ली शियाओ ने अभी अभी उसे ये सब सिखाया था। पहली मुलाकात में एक दूसरे से परिचित नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिर खाने की मेज पर शराब पीकर उसे खुश करें। इसके बाद चू शियोंग और जू हाओ के पीने के अलावा चू शियाओटियन ने भी बार बार टोस्ट किया। यहाँ तक कि मुख्य किरदार ली शियाओ ने भी एक गिलास टोस्ट किया। जू हाओ ने सभी शुभकामनाएं स्वीकार कर लीं। उनकी मौजूदा शारीरिक बनावट को देखते हुए इतनी शराब पीना कोई बड़ी बात नहीं थी। भोजन समाप्त हो गया। चू परिवार के पिता और पुत्र दोनों ने थोड़ी शराब पी रखी थी। जू हाओ और मुख्य किरदार ली शियाओ दोनों में दृढ़ता थी और वे संयमित रहे। बाहर आसमान में पहले ही अंधेरा छा चुका था। कुछ देर चू शियोंग के साथ चाय पीने के बाद जब उसका नशा उतर गया तो जू हाओ ने जाने की योजना बनाई। भाई जू, क्या आपको मिस याओ शिनरुई से कोई सवाल नहीं पूछना था? वह आज घर पर हैं, आप उनसे सीधे पूछ सकते हैं। चू शियोंग ने जू हाओ को रोका और उसे याद दिलाया। याओ शिनरुई के साथ उनका रिश्ता सौहार्दपूर्ण नहीं था, ये सिर्फ समझौते के नाम पर था कि उनके बीच अच्छे संबंध का दिखावा किया जाता था। वास्तव में याओ शिनरुई अक्सर घर नहीं लौटती थी। वह परिवार के हर समारोह में केवल एक बार ही लौटती थी। 163 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। उसे डर था कि अगर जू हाओ आज चला गया तो बाद में जब वह उसे ढूंढने आएगा तो याओ शिनरुई घर पर नहीं होगी। उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि उनके बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। इसलिए जू हाओ जो भी सवाल पूछना चाहता था उसे आज पूछने की अनुमति दी जाएगी। जू हाओ थोड़ा चौंक गया। उसने बाद में याओ शिनरुई को ढूंढने की योजना बनाई थी। चू शियोंग अच्छा था, वह चाहता था कि वह काम आज ही पूरा कर ले। चूंकि आपने ही यह बात उठाई है, इसलिए मुझे दोष मत दीजिए। मुझे कोई सवाल नहीं है, बस मुझे यह नहीं पता कि भाभी खाली हैं या नहीं। वह तो खाली है, भला क्यों नहीं होगी? मिस याओ शिनरुई, आप भाई जू से बात कर सकती हैं। घृणा से भरे हृदय वाली याओ शिनरुई चलकर वहां पहुंची। आप जो भी पूछना चाहें, चलिए बाहर चलते हैं और बात करते हैं। वह सचमुच चू शियोंग के साथ नहीं रहना चाहती थी। जू हाओ की निगाह चू शियोंग पर पड़ी। चू शियोंग के चेहरे पर थोड़ी सी असहजता झलक उठी। इस याओ शिनरुई ने वास्तव में उसे जरा भी सम्मान नहीं दिया। वह अंदर से दुखी था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आप दोनों बाहर जाकर बातें कीजिए। मुझे नई ऊर्जा से चलने वाले वाहनों के बारे में कुछ भी समझ नहीं है, इसलिए मैं कोई सलाह नहीं दे सकता। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। तो भाई, आप पहले चाय पी लीजिए। मैं भाभी से थोड़ी देर बात करके तुरंत वापस आती हूँ। जू हाओ ने अलविदा कहा और याओ शिनरुई के पीछे पीछे बाहर आंगन की ओर चल दिया। ये ईश्वरीय सहायता है। वह भी यही सोच रहा था कि अगर चू शियोंग आसपास हो तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। उन्होंने सीधे तौर पर उनके लिए अवसर का सृजन किया। वे दोनों आंगन में आए। चारों ओर लालटेनें लटकी हुई थी, इसलिए अंधेरा नहीं था। राष्ट्रपति जू, आपके जो भी प्रश्न हो कृपया पूछें। मैं निश्चित रूप से अपने ज्ञान को नहीं छिपाऊंगा। जिस मामले के बारे में मैं पूछ रही हूँ उसके बारे में भाभी को जरूर पता होगा। जू हाओ ने धीरे से हंसते हुए कहा। वह बिना इंतजार किए उसके बगल में रखी पत्थर की कुर्सी पर बैठ गया। उनकी निगाहें इस परिपक्व और बेहद आकर्षक नायिका को रुचिपूर्वक निहार रही थीं। इस समय जू हाओ के व्यवहार में आए बदलाव को देखते हुए याओ शिनरुई ने थोड़ा सा माथा से कुढ़ा। मन ही मन असंतुष्ट होकर उसकी आवाज थोड़ी ठंडी पड़ गई। राष्ट्रपति जू, क्या पूछना चाहते हैं? जू हाओ ने उसके लहजे की परवाह नहीं की और व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा। मैं पूछना चाहता हूँ, भाभी जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस साल 30 जुलाई को आपकी शियोंगबा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड के बिल का क्या हुआ? ओह, और 1 मई, 15 मार्च, फरवरी, जनवरी, पिछले साल, उससे पिछले साल। जू हाओ द्वारा उसकी कंपनी का जिक्र करते ही याओ शिनरुई की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। लेकिन बाद की तारीखें सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। अंत तक आते आते उसका रंग पूरी तरह से उड़ गया था। उसने जू हाओ को जिस तरह से देखा, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी राक्षस को देख रही हो। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे, क्योंकि जू हाओ द्वारा बताई गई तारीखें ठीक वही दिन थे जब उसने खातों में हेराफेरी की थी और कंपनी की संपत्ति का गबन किया था। वह हमेशा इसे बहुत गुप्त रूप से करती थी। जू हाओ को यह सब कैसे पता चला और इतनी विस्तृत जानकारी कैसे मिली? राष्ट्रपति जू, आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। याओ शिनरुई ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, फिर भी अपने दिल में आशा की एक किरण संजोए हुए थी। उम्मीद कर रही थी कि जू हाओ को कुछ भी पता न हो। यह महज एक संयोग था। हालांकि वह निराश थी। नहीं, आपको समझना चाहिए। जू हाओ के लहजे में बदलाव आया। भाभी, आप नहीं चाहेंगी कि भाई चू को गबन के बारे में पता चले, है ना? भनभनाहट। याओ शिनरुई का दिमाग खाली हो गया। जू हाओ को सचमुच सब कुछ पता था। कंपनी की संपत्ति का गबन उस घटना के दूसरे वर्ष में शुरू हुआ जब उसे चू शियोंग की शर्तों को मानने के लिए मजबूर किया गया था। इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि चू शियोंग ने उन्हें शियोंगबा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड का महाप्रबंधक कैसे बनाया। वास्तव में ये सिर्फ एक उपाधि थी। उसने उसे कोई ठोस चीज नहीं दी। वह उससे मुफ्त की मजदूरी भी करवाता था। याओ शिनरुई ने उसी समय इस व्यक्ति की असलियत जान ली थी।
चूशियोंग उसे सिर्फ एक आवरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा था और कुछ दशकों के बाद वह उसे बाहर निकाल देगा। उस समय बुढ़ापे और मुरझाए हुए होने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं था। क्योंकि तुम अन्याय कर रहे हो, इसलिए मेरे निर्दयी होने के लिए मुझे दोष मत दो। कंपनी का प्रबंधन करते समय उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए कुछ संपत्तियों का गबन किया और उन्हें अपने निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया। शुरू में तो वह सिर्फ थोड़ी बहुत मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उसका पर्दाफाश नहीं हुआ, उसकी हिम्मत बढ़ती गई। कभी कभी एक ही लेन देन में कई मिलियन डॉलर की रकम होती थी। तभी महज 10 वर्षों में उन्होंने 300 मिलियन की संपत्ति अर्जित कर ली। गबन करना गैरकानूनी है। 300 मिलियन, उसे ये भी नहीं पता था कि वह इस जीवनकाल में जेल से बाहर निकल पाएगी या नहीं। इसके अलावा अगर चू शियोंग को पता चल गया तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। उसके परिवार के खिलाफ निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इस मामले को किसी भी कीमत पर लीक नहीं किया जा सकता। वह चू शियोंग को यह बात नहीं बता सकती थी। उसने गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए दिल को शांत किया। राष्ट्रपति जू, आप ऐसा क्या चाहते हैं कि आप इस मामले का खुलासा नहीं करेंगे? जू हाओ को यह रहस्य पता था, लेकिन उसने चू शियोंग को नहीं बताया। जब उसने यह बात केवल उन दोनों की उपस्थिति में कही, तो निश्चित रूप से इसका मतलब था कि उसका इरादा उसे बेनकाब करने का नहीं था। बातचीत की गुंजाइश अभी भी थी। 086 गुम हुई लिपस्टिक। 5 दिन का समझौता। भाभी, आप ऐसा नहीं करेंगी। जू हाओ की नजर याओ शिनरुई की कामुक छवि पर पड़ी। उसने उसे इशारा किया। भाभी, आप इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? इधर आइए, हम आराम से बातें करेंगे। याओ शिनरुई का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जू हाओ क्या करना चाहता है। वह होंठ सिकोड़ते हुए पास आए। उसे पास आकर रुकते देख जू हाओ ने उसे झट से पकड़कर नीचे खींच लिया। शर्माओ मत, बैठो और बातें करो। याओ शिनरुई सख्त हो गई। बचपन से लेकर अब तक उसका विपरीत लिंग के साथ कभी भी शारीरिक संपर्क नहीं हुआ था। उस नीच पति ने भी कभी उसकी एक उंगली को भी नहीं छुआ था। 164 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। लेकिन अब जू हाओ ने उसका हाथ पकड़ रखा था। इससे उसे तुरंत पूरे शरीर में असहजता महसूस होने लगी। डिंग, याओ शिनरुई को घृणा महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 468। याओ शिनरुई को महसूस हुआ कि उसका हाथ पकड़े हुए हाथ छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा है, इसलिए वह अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी। हालांकि उसकी ताकत जू हाओ जितनी नहीं थी। उसने शर्म और गुस्से को दबाते हुए पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। लोगों को दूर मत धकेलो, तुम्हें पता है ना। जू हाओ ने अपना हाथ पकड़े हुए और उससे खेलते हुए हल्के से कहा, मैं चू शियोंग की पत्नी हूँ। ऐसा करने से क्या आपको डर नहीं लगता कि चू शियोंग को पता चल जाएगा? कोई बात नहीं, मुझे उससे डर नहीं लगता। अगर तुम उसे बताना चाहते हो तो बता दो। जू हाओ ने संकेत दिया कि वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। बात यही थी, उसे सम्मान दो, उसे बड़ा भाई कहो। इज्जत मत दो, तुम हो क्या? बेशक याओ शिनरुई द्वारा उसे बड़ा भाई कहने में कोई भूमिका थी या नहीं, ये बात केवल जू हाओ ही जानता था। आप, याओ शिनरुई गुस्से में थी। उसने चू शियोंग को बताने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की। अगर वह चू शियोंग को ये बता भी देती कि जू हाओ ने उसे परेशान किया है, तो भी वे अंत में जू हाओ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। दोनों परिवारों की संपत्ति अरबों डॉलर में थी, कौन किससे डरता था? इसके विपरीत अगर जू हाओ ने बदले में उसका पर्दाफाश किया, तो उसे अपना पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ेगा। डिंग, याओ शिनरुई का गुस्सा भड़क उठा। भावनात्मक मूल्य जोड़ 684। याओ शिनरुई का सीना गुस्से से फूल रहा था। उसने बार बार गहरी सांसें ली, अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाते हुए और ठंडे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति जू, जिन्हें हर कोई सबसे स्नेहशील व्यक्ति मानता है, इतने बेशर्म इंसान होंगे। जू हाओ द्वारा उसके हाथ पर की जा रही हरकतें नहीं रुकी। ये तो बस एक काल्पनिक छवि है जिसे मैंने गढ़ा है। याओ शिनरुई अवाक रह गया। बस मुझे बता दो, तुम्हारी शर्तें क्या हैं, ताकि तुम किसी को इसके बारे में न बताओ। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें 200 मिलियन दे दूं तो कैसा रहेगा? धन। जू हाओ स्तब्ध रह गया। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है, उसके बाद तुम्हें लगता है कि यह सब पैसों के लिए है? क्या मुझ में आपके वो कुछ 100 मिलियन डॉलर नहीं है? जू हाओ की अरबों की संपत्ति के बारे में सोचते ही याओ शिनरुई तुरंत अवाक रह गई। उसी समय एक बुरी आशंका उत्पन्न हुई। उसे जू हाओ के पैसे मांगने से डर नहीं था, आधा पैसा दे देना कोई समस्या नहीं थी। वैसे भी कुछ 100 मिलियन उसके लिए काफी थे। अगर जू हाओ को पैसे नहीं चाहिए थे, तो उसे क्या चाहिए था? याओ शिनरुई को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? जू हाओ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और 5 उंगलियां दिखाईं। इसका क्या मतलब है? याओ शिनरुई को समझ नहीं आया। 5 बार, शर्त सीधी सी है, जब तक हम 5 रातें एक साथ प्रेमपूर्ण पल बिताते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि मैं भाभी द्वारा सार्वजनिक धन के गबन के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। क्या? याओ शिनरुई को पहले समझ नहीं आया। धीरे धीरे उसे समझ आ गया। वह बहुत घबरा गई थी। उसने अचानक उठने की कोशिश की, लेकिन जू हाओ ने उसे वापस खींच लिया। असंभव, तुम्हारी यही इच्छा है? याओ शिनरुई का रवैया दृढ़ था। वह पुरुषों को इतना नापसंद करती थी कि वह उनके साथ एक ही जगह पर रहना भी नहीं चाहती थी। वह ऐसी बात पर कैसे सहमत हो सकती थी? डिंग, याओ शिनरुई बेहद गुस्से में थी। भावनात्मक मूल्य जोड़ 782।
क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है। जू हाओ ने उसका हाथ छोड़ा, उठा और विला की ओर चल पड़ा। इंतजार। इस बार याओ शिनरुई ने उसे रोका। जू हाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसी के अनुसार वापस बैठ गया। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। याओ शिनरुई की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या हम स्थिति बदल सकते हैं? नहीं, जू हाओ ने निर्णायक और सीधे शब्दों में जवाब दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो पहले से ही सू वानकियू के साथ हो। मैंने कहा था कि सू वानकियू अपने लिए एक छोटा साथी ढूंढना चाहती थी और उसने मुझे तुम्हारा नाम भी सुझाया था। क्या तुम इस पर विश्वास करोगे? जू हाओ के चेहरे पर चंचल भाव थे। याओ शिनरुई हक्का बक्का रह गया। क्या ऐसी कोई चीज भी थी? ये सही है। कल सू वानकियू को अलविदा कहने के बाद जब शाम को उससे बातचीत हुई तो वह हमेशा कुछ अजीब सवाल पूछती थी। बाद में पता चला कि वह अपने आदमी से वेश्यावृत्ति करवाना चाहती थी। अपनी अच्छी दोस्त को उसके मनपसंद आदमी के पास धकेलना। वह कितनी अच्छी पत्नी थी। और उसकी अच्छी दोस्त भी। क्या आपने इस बारे में सोचा है? अगर नहीं, तो भूल जाए। जू हाओ का कठोर रवैया देखकर याओ शिनरुई जानता था कि यह शर्त उसके लिए अपरिवर्तनीय थी। उसके चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने बोलना शुरू किया। 5 बार बहुत ज्यादा है, एक बार कैसा रहेगा? चूंकि यह अपरिहार्य था, इसलिए वह इसकी संख्या कम कर देती थी। जू हाओ के साथ पूरे 5 दिन बिताने का ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर यह सिर्फ एक बार होता, तो वह दांत पीसकर इसे सह सकती थी। क्या आप सब्जी मंडी में मोलभाव कर रहे हैं? जू हाओ का चेहरा अजीब सा दिख रहा था। 165 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। याओ शिनरुई का चेहरा पहले हरा पड़ा, फिर पीला पड़ गया और अंत में उसने अपने दांत पीस लिए। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन 5 बार ऐसा होने के बाद आप इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। चिंता मत करो, मैं जूस ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की कसम खाता हूं। जू हाओ ने न्यायसंगत बात कही। याओ शिनरुई संदेह और अनिश्चितता से भरी हुई थी। अगर उसने पहले जू हाओ का असली रूप न देखा होता, तो वह उसकी इस तरह की कसमों पर विश्वास कर लेती। पर अब, लेकिन अगर वह उस पर विश्वास न करे तो क्या होगा? उसकी कमजोरी पहले से ही जू हाओ के हाथ में थी। वह केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि समय आने पर जू हाओ अपना वादा निभाएगा। उसकी चिंताएं अनावश्यक थीं। जू हाओ के लिए 5 बार ही काफी था। अगर 5 बार किसी महिला को जीतने के लिए काफी नहीं था, तो उसका गुर्दे को धोखा देना तो बहुत ही घटिया हरकत थी। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? जू हाओ ने अपनी बाहें उठाईं और अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो चलो छोटी उंगली से वादा करते हैं। याओ शिनरुई हक्का बक्का रह गया। तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी भी ये बचकाने खेल खेलते हो? लेकिन जू हाओ ने अनजाने में उसका हाथ अपनी ओर खींच लिया। और फिर, जब वह ध्यान नहीं दे रही थी, उसने उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया। याओ शिनरुई ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। उसे पहले से ही एक जाना पहचाना चेहरा धीरे धीरे पास आता हुआ दिखाई दे रहा था। एक पल में, याओ शिनरुई की आंखें चौड़ी हो गईं। डिंग। याओ शिनरुई गुस्से से आग बबूला हो रही थी। भावनात्मक मूल्य जोड़ 894। जब वे दोनों वापस लौटे तो याओ शिनरुई को संदेह पैदा होने का डर था, इसलिए उसने जू हाओ को पहले वापस जाने दिया। वह खुद उनके पीछे पीछे चल रही थी और इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पोशाक को ठीक कर रही थी। चूशियों कॉफी टेबल के सामने बैठकर चाय बना रही थी। जू हाओ को वापस आते देख उसने तुरंत उसका अभिवादन किया। भाई जू, बातचीत कैसी रही? नई ऊर्जा उद्योग पर सुश्री याओ शिनरुई के विचार काफी विस्तृत हैं, है ना? जू हाओ ने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और अपने होठों को चाटा। उनकी अंतर्दृष्टि वास्तव में अद्वितीय है, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है और भविष्य में मुझे बहुत कम घुमावदार रास्ते अपनाने पड़ेंगे। बोलते समय उन्होंने चू शियोंग के सिर के ऊपरी हिस्से पर नजर डाली। हरे रंग की एक चमक दिखाई दी और गायब हो गई। कुछ समय बाद याओ शिनरुई भी लौट आए। क्योंकि उसने खुद को अच्छे से संवार लिया था, इसलिए उसका चेहरा सामान्य था और चू परिवार के पिता और पुत्र दोनों को ही कुछ भी असामान्य नहीं लगा। हालांकि, कमरे में मौजूद एक व्यक्ति ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह मुख्य पात्र ली शियाओ था। वह गुप्त रूप से याओ शिनरुई पर नजर रख रहा था और मिंग जिन में उसकी महारत को देखते हुए उसकी निगरानी बहुत सावधानीपूर्वक थी। स्पष्टतः, जब याओ शिनरुई बाहर निकली, तो उनके होठों पर अभी भी लिपस्टिक लगी हुई थी। लेकिन जब वह वापस आई, तो वह मिट चुका था। इसे क्यों मिटाया गया? उसके सामने रखे कपड़ों में भी कुछ सिलटें थीं। हालांकि उन्हें जानबूझकर चिकना कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी पैनी नजरों से उन्हें देख लिया। दोनों स्थानों में अंतर ही समस्या को समझाने के लिए पर्याप्त था। लिशियाओ उस दृश्य की कल्पना पहले ही कर सकता था। वे दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। लिशियाओ कांप उठा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा भय से भर गया। क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस खूबसूरत भाभी का जू हाओ नाम के इस लड़के के साथ बहुत पहले ही संबंध बन चुका हो? ये सही नहीं है। उपन्यास की कहानी के अनुसार, मेरी भाभी हमेशा से पवित्र और निष्कलंक थी। उसका विपरीत लिंग के साथ कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था और उसे पुरुषों से डर भी लगता था। क्या हो रहा है? याओ शिनरुई के बाहर जाने और वापस आने के समय में अंतर, साथ ही साथ जब उसने जू हाओ को देखा तो उसकी आंखों में जो भाव थे, उससे ये साबित होता है कि उन दोनों के बीच अभी अभी कुछ जरूर हुआ है। लिशियाओ अवाक रह गया। उस पर बेकाबू घबराहट का भाव हावी हो गया। दरअसल, पुनर्जन्म लेने के बाद से ही उसे अपने पूर्व ज्ञान के कारण हमेशा श्रेष्ठता का भाव महसूस होता रहा था। सभी के भाग्य को जानते हुए, स्वाभाविक रूप से, वह खुद को श्रेष्ठ समझता था।
लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। ये जू हाओ अचानक कहाँ से प्रकट हुआ? वह उपन्यास की कहानी में कभी नहीं आया था। तार्किक दृष्टि से वह दागे चू शियोंग का मित्र था। जब नायक द्वारा चू परिवार का सफाया कर दिया गया तो उन्हें उससे मदद मांगने में असफल नहीं होना चाहिए था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ गड़बड़ थी और उसे इसकी पूरी तरह से जांच करनी थी। सब कुछ जू हाओ की वजह से शुरू हुआ। याओ शिनरुई के होठों से गायब हो चुकी लिपस्टिक को देखकर ली शियाओ को असहनीय पीड़ा महसूस हुई। वह स्पष्ट रूप से वही गोभी थी जिस पर उसकी नजर थी, फिर भी उसे एक सुअर ने जड़ से उखाड़ दिया। जू हाओ भी वास्तव में कोई अच्छा इंसान नहीं था। वह उसके सामने तो उसे भाई कहता था, लेकिन चुपके से भाभी के साथ संबंध रखता था। नहीं, ये सही नहीं है। ली शियाओ को अचानक ही मुख्य बिंदु का पता चल गया। याओ शिनरुई को वाकई पुरुषों से डर लगता था, वह इसे महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि जू हाओ के प्रति भी यही रवैया था। तो फिर वो जू हाओ के साथ अंतरंग कैसे हो सकती थी? उत्तर स्पष्ट था। जू हाओ ने उसे धमकाने के लिए निश्चित रूप से कपटपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल किया। तभी उसने गौर किया कि याओ शिनरुई की आंखों में जो भाव था जब वह जू हाओ को देख रही थी, वह अंतरंगता के बाद की चंचलता नहीं थी, लेकिन गुस्सा, हताशा और थोड़ा सा डर भी। धत्तेरी की। ली शियाओ का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी मुठ्ठियां कसकर भींची हुई थीं। वह ऊपर जाकर जू हाओ की जमकर पिटाई करना चाहता था। उसने चू शियोंग की ओर देखा, जिसके सिर से हरी रोशनी निकल रही थी। तुम बेवकूफ अब भी यहाँ किसी के साथ चाय पी रहे हो। आपको ये भी नहीं पता कि आपकी पत्नी को किसी और ने कितना परेशान किया है। वह चू शियोंग को बताना चाहता था कि जू हाओ ने क्या किया था, लेकिन याओ शिनरुई का रूप देखकर उसने खुद को फिर से रोक लिया। 166 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। याओ शिनरुई के व्यक्तित्व और उसके पुरुष द्वेष को देखते हुए धमकाने के बाद वह अपने गुस्से को कैसे दबा सकती थी? उसने कुछ नहीं कहा, इसका केवल एक ही कारण है, यानी उसे धमकी दी गई थी और अभी भी दूसरा पक्ष निर्णायक भूमिका निभा सकता है। वूश। ली शियाओ ने एक लंबी सांस छोड़ी। तो क्या हुआ अगर जू हाओ एक अरबों डॉलर के समूह के सीईओ हैं? जिस महिला को उसने पहले ही निशाना बना लिया था, उसे छीनने की हिम्मत करने से उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका है। एक दिन उसके साथ भी व्यवहार किया जाएगा। डिंग। ली शियाओ को घृणा का अनुभव हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 988। चू शियोंग के साथ कुछ देर चाय पीने के बाद जू हाओ ने बाहर आकाश की ओर देखा और वापस जाने का फैसला किया। आज भाई चू के आतिथ्य सत्कार के लिए धन्यवाद। बाई लिंग ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और जू हाओ वहां से चला गया। भाई जू, चलो कभी साथ में चाय पीते हैं। कोई बात नहीं। जू हाओ कार में बैठा और हाथ हिलाया। कार तेजी से आगे बढ़ गई। अंकल जू सचमुच एक असाधारण व्यक्ति हैं। शून्य से शुरुआत करके जू ग्रुप की स्थापना करने वाले ये लोग 50 वर्ष से अधिक आयु में भी बेहद युवा दिखते हैं। चू शियाओटियन ने भावुक होकर कहा। अपने बेटे की आवाज सुनकर चू शियोंग को याद आया कि उसने आज जू हाओ से विवाह गठबंधन का जिक्र नहीं किया था। क्या इसका कारण यह नहीं है कि उसका बेटा निकम्मा है? वह खुद को रोक नहीं पाया और उसे लात मार दी। अंकल जू पर अच्छा प्रभाव छोड़ने का मकसद ये है कि भविष्य में अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप उनसे सलाह ले सकें। पिताजी, मैंने अच्छा किया ना। मैंने खाने की मेज पर अंकल जू के लिए लगातार टोस्ट किया। अपने पिता को अब भी उसे पीटने का इरादा देखकर चू शियाओटियन कुछ शब्द बुदबुदाते हुए तेजी से भाग गया। पास ही खड़ी ली शियाओ अवाक रह गई। क्या उसे कहना चाहिए कि चू परिवार मूर्ख है या मूर्ख है या मूर्ख है? कोई अपनी पत्नी, अपनी सौतेली माँ को पूरी तरह से खा जाने वाला है, और फिर भी लोग यहाँ उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। नजरों से दूर, मन से दूर, वह घर चला गया। ली परिवार की आर्थिक स्थिति औसत थी। वे एक पुरानी आवासीय इमारत में रहते थे। जैसे ही ली शियाओ दरवाजे पर पहुंचा, उसने अंदर से अपने माता पिता की उत्साहित आवाजें सुनी। युनशु, तुमने क्या कहा? तुम्हें शीर्ष 500 कंपनियों में से एक, जूस ग्रुप में मार्केट सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई है, और वह भी लाखों डॉलर के वार्षिक वेतन पर। हे भगवान, क्या यही वो खुशखबरी है जो आप हमें बताना चाहते थे? ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। ली के पिता और ली की माँ उत्सुकता से अपनी बेटी लिंगर को पानी पीते हुए देख रहे थे। हालांकि उनका बेटा निकम्मा था और हर जगह घूमता रहता था, लेकिन उनके पास एक अच्छा लिंगर था। स्कूल में अच्छे अंकों के अलावा समाज में प्रवेश करने के बाद वह एक बड़े समूह में भी शामिल हो गई। समूह में शामिल होते ही वह एक अधिकारी बन गई। ली युनशु बेहद शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके उठे हुए होठों के कोनों से पता चल रहा था कि इस समय वह बहुत खुश थी। जू समूह, ऐसा लगता है कि मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। ली शियाओ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अपनी बड़ी बहन को पानी का गिलास नीचे रखते देख वह पूछे बिना नहीं रह सका। बड़ी बहन, आप किस जूस ग्रुप की बात कर रही हैं? शंघाई में जू ग्रुप का दूसरा कौन सा समूह है? बेशक, ये वह समूह है जिसे परोपकारी उद्यमी जू हाओ ने बिल्कुल शुरुआत से बनाया है। उनके मार्गदर्शन में काम करने वालों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम्हें अपनी बड़ी बहन से सीख लेनी चाहिए। आवारागर्दी करना और उन मूर्खों के साथ घूमना फिरना बंद करो। ली के पिता और ली की माता ने जू हाओ की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने अपने निकम्मे बेटे को उपदेश देने के लिए उसकी बड़ी बहन की प्रतिभा का इस्तेमाल करना नहीं भूला। ली शियाओ का सिर चकरा रहा था। उसने केवल जू हाओ के जू ग्रुप के बारे में सुना था। उसने इसके अलावा कुछ नहीं सुना। जू हाओ किस तरह का व्यक्ति है? उसने भाभी याओ शिनरुई को धमकी दी और अपने भाई की पीठ पीछे उसकी पत्नी के साथ अंतरंग संबंध बनाए।
ऐसा व्यक्ति भला वह अच्छा इंसान कैसे हो सकता है जिसे हर कोई देखता है। वह ऊपरी तौर पर तो एक सज्जन व्यक्ति लगता है, लेकिन गुप्त रूप से संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहता है, सरासर पाखंडी है। उसने दांत पीसते हुए खुद को अपना दिमाग साफ करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपनी बड़ी बहन ली युनशु से गंभीर स्वर में कहा, बड़ी बहन, आप जूस ग्रुप में काम करने नहीं जा सकती। स्विश स्विश, सबकी निगाहें ली शियाओ पर पड़ीं। ली युनशु के होठों से मुस्कान गायब हो गई, उसने तेवर चढ़ा लिए और उसकी आवाज बदल गई। क्यों? जू हाओ सिर्फ एक पाखंडी है, आप सब उसके छलावे में आ गए हैं। पर्दे के पीछे वह एक ऐसा बदमाश है जो किसी भी हद तक जा सकता है। ली शियाओ ने जू हाओ के चरित्र के बारे में बात करते हुए उम्मीद जताई कि उसकी बड़ी बहन जू हाओ की कंपनी में नहीं जाएगी। जू हाओ ने तो अपने दोस्त की पत्नी पर भी डोरे डाले। उसकी बड़ी बहन का रूप रंग और कदकाठी भाभी याओ शिनरुई से कम नहीं है। एक बार जब वह जू हाओ के इलाके में पहुंच जाती है, तो क्या वह उसकी पकड़ से बच पाएगी? ली शियाओ को अपनी बड़ी बहन की चिंता सता रही थी। ली शियाओ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जू हाओ एक महान परोपकारी व्यक्ति हैं जो अक्सर दान पुण्य का काम करते हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट होप के तहत कई स्कूल बनवाए हैं। बिल्कुल सही, जू हाओ बहुत अच्छा इंसान है और अब वह तुम्हारी बड़ी बहन का बॉस है, बकवास मत करो। अपने माता पिता द्वारा जू हाओ की प्रशंसा सुनकर ली शियाओ को दुख का अनुभव हुआ। दुनिया में हर कोई जू हाओ के झांसे में आ चुका है और उसका परिवार भी उनमें शामिल है। ली शियाओ, मैं राष्ट्रपति जू की निंदा करते हुए तुम्हें दोबारा नहीं सुनना चाहता। ली युनशु ने ठंडे स्वर में कहा। ली के पिता और ली की माता लिंगर को अच्छी तरह समझते थे, वह आमतौर पर शांत और सौम्य स्वभाव की थी। उसके लहजे से साफ पता चल रहा था कि वह सचमुच गुस्से में थी। उन्होंने तुरंत उसे सांत्वना दी, अच्छी अच्छी बातें कहीं और ली शियाओ को दोषी ठहराया। और उन्होंने उससे वादा करवाया कि वह फिर कभी जू हाओ के बारे में बुरा नहीं बोलेगा। ली युनशु बहुत गुस्से में थी। जू हाओ किस तरह का व्यक्ति हो सकता है जैसा ली शियाओ ने बताया था? वह बिल्कुल साधारण सी लड़की थी। आज सुबह साक्षात्कार के दौरान उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। जू हाओ स्वयं उसकी समस्या सुलझाने में मदद करने के लिए उपस्थित हुए और यहां तक कि उन्होंने मुस्कुराकर उसे प्रोत्साहित भी किया। जू हाओ की छवि उसके मन में एक सभ्य, सहज, सौम्य और उदार अच्छे बॉस के रूप में उभरी। वह कभी किसी को भी उसकी बदनामी करने की इजाजत नहीं देती, यहां तक कि अपने छोटे भाई को भी नहीं। 0875वीं बेटी घर लौटी। लेग कॉर्न के दीवाने खुश हो उठे। पकौड़ी से बेहतर कुछ नहीं। एक ही समय पर जू परिवार का अध्ययन। जू हाओ के सामने एक दस्तावेज फाइल रख दी गई थी। रुका हुआ 167 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। वह पन्ने दर पन्ने पलट रहा था। इसमें नवप्रवेशित नायक ली शियाओ और नायिका ली युनशु के बारे में जानकारी थी, जिनका उन्होंने उस सुबह साक्षात्कार लिया था। जू हाओ थोड़ा हैरान था। इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री ली युनशु और नायक ली शियाओ वास्तव में बहनें थीं। उसे ली युनशु की स्थिति के बारे में सारी जानकारी जू फांगफेई से मिल गई थी। उसने इस साल विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा थी और वह शांत और अलग थलग रहने वाली थी, दूसरों के साथ संवाद करने में अच्छी नहीं थी। कहानी का मुख्य पात्र ली शियाओ मूल रूप से एक अशिक्षित बदमाश था। क्योंकि उसने बचपन में एक बूढ़े व्यक्ति से कुछ अच्छे कौशल सीखे थे, इसलिए चू शियोंग ने उसे खोज निकाला और अपने अधीनस्थ के रूप में रख लिया। 2 साल पहले चू शियोंग पर गुंडों ने हमला किया था और ली शियाओ ने उसे बचाने के लिए आगे कदम बढ़ाया था। तब से ली शियाओ चू शियोंग का भरोसेमंद अधीनस्थ बन गया और उसे परिवार के सदस्य की तरह माना जाने लगा। हाल ही में चू शियोंग ने ली शियाओ को अपने बेटे चू शियाओटियन के साथ रहने की व्यवस्था की। उसका निकम्मा बेटा प्रेरणाहीन था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि उसका वफादार अधीनस्थ उसका मार्गदर्शन कर सकता है और उसे बदलने में मदद कर सकता है। जू हाओ सोच में डूबा हुआ अपनी ठुड्डी सहला रहा था। चू शियोंग ली शियाओ को भाई की तरह मानता था, लेकिन क्या ली शियाओ उसे बड़े भाई की तरह मानता था, यह एक अलग बात थी। ये ली शियाओ के याओ शिनरुई को देखने के तरीके से स्पष्ट था। इसका कारण पुनर्जन्म होना चाहिए। शरीर तो वही व्यक्ति था, लेकिन आत्मा पहले ही बदल चुकी थी। कुछ समय पहले ही उसने चू परिवार में याओ शिनरुई से ब्याज के रूप में थोड़ी सी अग्रिम राशि मांगी थी, जिसका पता नायक को चल गया। यह एक संभावित समस्या है। अगर उसने चू शियोंग को अपनी भाभी को बहकाने के बारे में बता दिया, तो जू परिवार और चू परिवार के बीच निश्चित रूप से लड़ाई शुरू हो जाएगी। वह वर्तमान में तीव्र विकास के दौर से गुजर रहा था और खुलेआम दुश्मन बनाना उचित नहीं था। झाउस मीडिया की सारी नफरत अब मुख्य किरदार जेंग फीफान पर केंद्रित हो गई थी। ऐसा लगता है उसे इस छिपे हुए खतरे को हल करने का कोई तरीका ढूंढना ही था। वह आगे निम्नलिखित सामग्रियों के पन्ने पलटता रहा। ली परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। ली पिता और ली माता दोनों ही नौकरी पेशा थे। जू हाओ की नज़र एक खबर पर पड़ी। क्या ली परिवार को घर गिराए जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था? जू हाओ अचानक मुस्कुराया, उसके मन में एक विचार आया। वह भी इस बात पर विचार कर रहा था कि मुख्य अभिनेत्री का दिल कैसे जीता जाए, और तभी उसे एक अवसर मिल गया। विध्वंस की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने से रोकने के लिए वह किसी से उसमें छेड़छाड़ करवाता था। अगले दिन दोपहर का समय जल्दी ही आ गया। बहनें जू शिकिंग और जू हुआई की दोपहर में कोई क्लास नहीं थी और वे स्कूल नहीं गईं। वे जू हाओ के साथ खेल रहे थे। पिताजी, जू शिकिंग को पकड़ने में मेरी मदद कीजिए। मैंने विनम्रतापूर्वक खुद को उसकी मालिश का परीक्षण विषय बनने की पेशकश की थी, लेकिन उसने मुझे मार डाला। पिताजी, उसकी बकवास मत सुनिए।
अगर उसने मुझे गुस्सा न दिलाया होता तो मैं उसे क्यों मारता। दोनों बहनें टैग का खेल खेल रही थीं, जू हाओ के चारों ओर एक दूसरे का पीछा कर रही थीं। पता चला कि अभी अभी बहनें कमरे में थीं और जू शिकिंग मालिश सीख रही थी। उसने अभी तक पूरे शरीर की मालिश करना पूरी तरह से नहीं सीखा था और उसने जू हाओ को अच्छी तरह से मालिश देने से पहले इसे पूरी तरह से सीखने की योजना बनाई थी। सिर्फ वीडियो देखकर कोई मसाज की तकनीक कैसे सीख सकता है। इसलिए उसने अपनी छोटी बहन से इस बारे में बात की और उसे अपने प्रयोग का विषय बनने के लिए कहा। अपनी बहन की मसाज सेवा के बारे में सोचते हुए जू हुआई ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। अपनी बहन की मालिश का आनंद लेते हुए जू हुआई बेहद सहज महसूस कर रही थी। हालांकि मसाज के दौरान कुछ असहज जगहों को छूना अपरिहार्य है। जू हुआई को इस बात का कोई एहसास नहीं हुआ, आखिरकार वह उसकी बहन थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उसे तुरंत अपनी बहन के बारे में ख्याल आया जो जू हाओ को मालिश करने में मदद कर रही थी। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि उसकी बहन ऐसी ही अजीबोगरीब स्थितियों से कैसे निपटती है। जू हुआई का व्यक्तित्व शरारती और सनकी था। इतनी दिलचस्प बात के बारे में जाहिर है पूरी तरह से पूछताछ करना जरूरी था। परिणामस्वरूप जू शिकिंग को उस दिन के मसाज वाले दृश्य की याद आ गई और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अपनी बहन को लगातार चिढ़ाते देख जू शिकिंग क्रोधित हो गई और उसने उसके गुप्तांगों पर कई थप्पड़ मारे। उसने उन कुछ थप्पड़ों में अपनी ताकत नहीं हारी और उसे काफी जोर से मारा। जू हुआई को इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। जू शिकिंग जानती थी कि उसने मुसीबत खड़ी कर दी है और वह जल्दी से बाहर भाग गई। जू हुआई उसके पीछे भागी। इसी के चलते वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है। अपनी दोनों बेटियों से घिरे होने के कारण जू हाओ को थोड़ा चक्कर आ रहा था, इसलिए उसने बस दोनों बहनों को एक एक हाथ में उठा लिया। मुझे बताओ क्या हुआ और मैं तुम्हारे लिए मामला सुलझा दूंगा। जू हाओ की बाहों में समाई जू शिकिंग ने तुरंत छिपना बंद कर दिया और बटेर की तरह शांत हो गई। जू हुआई अभी भी बेचैन थी और उसने अपनी बहन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जू हाओ ठीक उनके बीच में खड़ा था। ये देखकर कि उसकी छोटी बेटी अभी भी शांत नहीं हो रही है, जू हाओ ने उसे पकड़े हुए हाथों में से एक हाथ ऊपर की ओर बढ़ाया और उसकी बगल की ओर ले गया। आहा हा हा, जू हुआई एकदम स्तब्ध रह गई, फिर अनियंत्रित हंसी के दौरे में फूट पड़ी। पापा, आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगी। जू हुआई को गुदगुदी से सबसे ज्यादा डर लगता था। वह जू हाओ जितनी ताकतवर नहीं थी और उसका शरीर स्थिर था, इसलिए चाहकर भी वह भाग नहीं सकती थी। परिणाम का अनुमान पहले से ही लगाया जा सकता था। वह इतनी जोर से हंस रही थी कि उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। तुम्हें मारते रहने के लिए किसने कहा? अब तुम रुक सकते हो और मुझे बताओ कि क्या हुआ, ठीक है? हालांकि जू हुआई ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और इतनी जोर से हंसी कि वह पीछे की ओर झुक गई। वह लगातार जू हाओ को थपथपाती रही। पिताजी, आप पक्षपाती हैं। आप जू शिकिंग को गुदगुदी क्यों नहीं करते? आपको तो सिर्फ मुझे तंग करना आता है। ठीक उसी समय जब वे तीनों खेल रहे थे, कम से कम 1 मीटर 78 इंच लंबा, लंबी टांगों वाला एक लंबा व्यक्ति चुपचाप जू परिवार के विला में दाखिल हुआ। ये लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसके स्याही जैसे काले लंबे बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसकी भौहें एक वीर भावना से भरी हुई थीं। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से सफेद टी शर्ट से ढका हुआ था। इसने उसके सुडौल शरीर को बखूबी उभारा और उसके निचले हिस्से में नीली जीन्स थी। अपनी लंबी टांगों का भरपूर प्रदर्शन करते हुए, उनके साधारण और अनौपचारिक पहनावे के साथ साथ उनका बेहद खूबसूरत चेहरा, जिस पर मेकअप का कोई आभास नहीं था, और भी आकर्षक लग रहा था। ताजगी और दक्षता का एहसास दिलाता है। जू परिवार के विला के द्वार को देखते हुए जू फेयान भावुक हो उठी। वह 1-2 साल से इस घर में वापस नहीं आई थी। अगर उसकी दो छोटी बहनों शिकिंग और हुआ यी और उसकी तीसरी बहन जू होंगजून के अजीब व्यवहार के कारण ऐसा न होता, वह शायद और भी देर से लौटी होगी। शायद वह कभी वापस ही नहीं आती। अधिक से अधिक वह अपनी सौतेली मां सू वानकियू के ब्यूटी सैलून में जाती थी। जहां तक उसके पिता जू हाओ की बात है, वह चाहती थी कि वह जीवन भर उसे फिर कभी न देखे। काश उसके पिता जू हाओ ने बहनों के रूप में उनके प्रति थोड़ी सी भी परवाह दिखाई होती तो वह ऐसी न होती। 168 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। बिल्कुल नहीं, वह मूडी निर्मम हृदय का था और अक्सर उन पर अपना आपा खो देता था। मैं देखना चाहूंगा कि तुम झाओ लिंगर और तीसरी बहन को कैसे बेवकूफ बना रहे हो। बस इंतजार करो जब मैं तुम्हारा पाखंडी चेहरा बेनकाब कर दूंगा। जू फेयान चुपके से अंदर घुस गई। रास्ते पर चलते हुए आसपास का वातावरण पहले जैसा ही था, जरा सा भी बदलाव नहीं हुआ था। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक उसे अपनी छोटी बहन जू हुआई की रोने जैसी आवाज सुनाई दी। मुझे मत छोड़ो, तुम्हें सिर्फ मुझे तंग करना आता है। जू फेयान के चेहरे के भाव पल भर में पूरी तरह बदल गए। वह तेजी से कुछ कदम चली, आंगन में पहुंची और अचानक रुक गई। जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, उसे देखकर उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें लगभग फट गईं। पता चला कि उसकी दो छोटी बहनें एक सुंदर अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बाहों में थीं। जू हुआई ने बेताब होकर संघर्ष किया, उसकी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। वह समाज में एक बिग सिस्टर के साथ जुड़ी हुई थी और हिंसा की घटनाओं से अपरिचित नहीं थी। ये दृश्य कितना मिलता जुलता था। जू फेयान क्रोधित हो गई। उसकी आभा में तीव्र उछाल आया और उसने एक दहाड़ लगाई। मेरी छोटी बहनों को जाने दो। जमीन पर पैर की उंगलियां पटकते हुए वह उग्रता से जू हाओ और उसकी दो बेटियों की ओर दौड़ी।
जैसे ही वह करीब आए, उसने गुस्से में आकर उसके गुप्तांगों पर लातों की बौछार कर दी। अपनी दोनों छोटी बहनों को परेशान होते देख जू फेयान चाहती थी कि वह उस लड़के को एक पैर से लात मारकर उड़ा दे, लेकिन फिलहाल वह उसकी दो छोटी बहनों को पकड़े हुए था। उन्हें चोट न पहुंचाने के लिए उसने पहले प्रतिद्वंद्वी की युद्ध क्षमता को खत्म करने का फैसला किया। किसी व्यक्ति की युद्ध क्षमता को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बेशक, इसका मकसद महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रहार करना है, एक पूर्णतः शानदार प्रदर्शन। ये क्या बकवास है? इस लात से जू हाओ चौंक गया। उनके विचार में इस लात की ताकत न के बराबर थी और गति भी बहुत धीमी थी, वह इसे आसानी से चकमा दे सकते थे। लेकिन ये बहुत ही क्रूर था। उसे कोई संदेह नहीं था, अगर उसे ये लात लगी तो वह अपने पूर्व नपुंसक जीवन में लौट जाएगा। जू हाओ ने झट से जू हुआई को छोड़ दिया, अपने शरीर को थोड़ा सा घुमाया और जू फेयान द्वारा मारी गई लात को पकड़ लिया। दूसरे पक्ष ने अभी भी उसका पैर पकड़ रखा था और जू फेयान चौंक गई। वह घबराई नहीं, मुट्ठी लहराते हुए उसने जू हाओ के चेहरे पर प्रहार किया। जू हाओ के दूसरे हाथ ने भी जू शिकिंग को छोड़ दिया और उसके द्वारा फेंके गए मुक्के को पकड़ लिया। पल भर में जू फेयान का एक हाथ और एक पैर जकड़ लिया गया। उसने गुस्से से जू हाओ को घूरा। मुझे छोड़ दो, डिंग। जू फेयान को गुस्सा आया, भावनात्मक मूल्य जोड़ 555। डिंग। जू फेयान गुस्से से आग बबूला हो रही थी, भावनात्मक मूल्य जोड़ 696। ये दृश्य बहुत तेजी से घटित हुआ, शिकिंग और हुआई नाम की दोनों बहनें समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाईं। जू हुआई को जू हाओ गुदगुदी कर रहा था और उसे कुछ पता नहीं था। जहां तक जू शिकिंग की बात है, उसने वह तेज दहाड़ सुनी और फिर पांचवी बहन जू फेयान को पिताजी की ओर दौड़ते हुए देखा। पांचवी बहन की लात देखकर वह बुरी तरह डर गई। अगर वह लात लग जाती तो उस खूबसूरत सौतेली मां के खुशहाल जीवन का क्या होता? सौभाग्यवश अहम मौके पर पिताजी इससे बच गए। जू शिकिंग ने देखा कि पिताजी और पांचवी बहन एक अजीब गतिरोध में फंसे हुए हैं। जू शिकिंग ने उत्सुकता से जू फियान से तुरंत कहा, पांचवी बहन, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से पापा को छोड़ दो। जू फेयान ने अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोका। आपका क्या मतलब है? मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। क्या तुमने नहीं देखा? वह मुझे अभी जकड़ कर रखे हुए है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। इंतजार, पापा। जू फियान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने जल्दी से जू हाओ के चेहरे को ध्यान से देखा, वह वाकई बहुत मिलता जुलता था। नहीं, ये तो काफी कम उम्र का जू हाओ होना चाहिए। इस समय स्थिति बेहद गंभीर थी। अपनी छोटी बहनों को धमकाते हुए देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने जू हाओ के पहनावे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। साथ ही, चूंकि जू हाओ काफी छोटा हो गया था, इसलिए वह उसे एक पल के लिए भी नहीं पहचान पाए। ये अजीब है, लेकिन ये भी सही नहीं है। एक पिता के रूप में क्या वह अपनी बेटियों के साथ इतना आत्मीय हो सकता है? वे साथ में खेल भी रहे थे और खूब मजे कर रहे थे। वह अक्सर अपनी दोनों छोटी बहनों को ग्रुप चैट में ये डींग मारते हुए सुनती थी कि जू हाओ कितना अच्छा खिलाड़ी है और अब उसने इसे सचमुच देख लिया। उनका रिश्ता शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा है ना? अजीब बात है, जू हाओ इतना शक्तिशाली कब बन गया? उसने न केवल उसके हमले को चकमा दिया, बल्कि उसकी ताकत भी उससे कहीं अधिक थी। जू फेयान के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे, जो आश्चर्य और संदेह से भरे हुए थे। जिस तरह वह जू हाओ का निरीक्षण कर रही थी, उसी तरह जू हाओ भी अपनी इस पांचवी बेटी का आकलन कर रहा था। 7 अद्वितीय सुंदरियों का उल्लेख करना बिल्कुल भी गलत नहीं था। पांचवी बेटी भी उतनी ही बेजोड़ रूप से सुंदर थी। उसकी सूरत को छोड़ दे तो जो चीज अपेक्षाकृत असाधारण थी, वह थी उसकी लंबी टांगें। कुछ टांगों के प्रति आकर्षण रखने वालों को तो ये देखकर बेहद खुशी होगी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। उसमें पहले से ही आंतरिक शक्ति का प्रारंभिक चरण मौजूद है और वह मध्य चरण की ओर बढ़ रही है। 2.5 साल बाद अंडरग्राउंड क्वीन से यही उम्मीद थी। जू हाओ ने चुपचाप उसके हाथ पैर छोड़ दिए। तो फेयान वापस आ गई है। तुमने मुझे पहले से नहीं बताया, मैं तुम्हारे लिए स्वागत समारोह की तैयारी करता। हालांकि, आपने मुझे जो स्वागत उपहार दिया वह काफी खास था। जू हाओ ने कुछ इशारा करते हुए कहा। ये बेटी भी काफी निर्दयी है। उस लात में परिणामों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा गया था। सौभाग्य से, वह तुरंत बच निकला। पांचवी बहन, तुमने गलत समझा। हम तो बस पापा के साथ खेल रहे थे। जू शिकिंग ने आगे बढ़कर स्पष्टीकरण दिया। फिर उसने जू हाओ को खींचा और उसकी जांच करती रही। पापा, क्या आप ठीक हैं? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जू हाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के सिर पर थपथपाया। जू शिकिंग ने फिर भी उसे एक बार और जांचा, वह निश्चिंत नहीं थी। जू हाओ को पूरी तरह से सुरक्षित देखकर उसे आखिरकार थोड़ी राहत मिली। 169 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। अगर पापा को पांचवी बहन से खेलते समय चोट लग गई तो ये बहुत दुखद होगा। फिर जू शिकिंग ने अपना सिर घुमाया और कुछ शिकायत भरे लहजे में पांचवी बहन जू फेयान की ओर देखा। पांचवी बहन, क्या तुम कुछ ज्यादा ही आवेगशील नहीं थी? तुमने बिना कारण पूछे ही लड़ना शुरू कर दिया। अगर पापा को चोट लग गई तो क्या होगा? जू फियान, उसे अपने दिल में अन्याय का एहसास हुआ। क्या मैं आपके बारे में स्पष्ट रूप से चिंतित नहीं था? जब मैंने देखा कि तुम्हें परेशान किया जा रहा है, तो मैं गुस्से में वहां दौड़कर आया। आप मुझे धन्यवाद नहीं देते, बल्कि मुझे ही दोषी ठहराते हैं। जू हुआई अपनी तंद्रा से बाहर निकली। घटना का पता चलने के बाद उसने ये भी कहा, हाँ हाँ, पापा मुझसे मजाक कर रहे थे, हम बस खेल रहे थे। जू फेयान अवाक रह गई। क्या आप भी इसी तरह खेलते हैं? मुझे लगभग लगा था, क्योंकि यह एक गलतफहमी थी, इसलिए जू फेयान धीरे धीरे शांत हो गई।
हालांकि अपनी दोनों छोटी बहनों को एक के बाद एक इतने प्यार से पापा कहते हुए सुनकर वह बहुत प्रभावित हुई। और लगातार जू हाओ की चिंता करना, उसके बारे में शिकायत करना, उनकी बड़ी बहन के बारे में शिकायत करना, जू फेयान को बहुत असहज महसूस करा रहा था। वह इस बात को लेकर काफी चिंतित थी कि अभी अभी उसका पूरा बल लगाकर किया गया हमला जू हाओ ने आसानी से रोक दिया था। उसने 1-2 साल तक बड़ी बहन से पढ़ाई की थी और उसकी ताकत में तेजी से सुधार हुआ था। उस गिरोह की कई बहनें उसकी विरोधी नहीं थीं। बड़ी बहन भी अक्सर उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करती थी। जूफेयान को खुद पर बहुत भरोसा था। जब से उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया था, तब से उसका सामना कभी किसी प्रतिद्वंद्वी से नहीं हुआ था। आज जू हाओ ने आसानी से उसके हमले को नाकाम कर दिया, जिससे उसमें निराशा की भावना पैदा हुई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। स्नातक होने और घर छोड़ने से पहले जू हाओ समूह कंपनी का प्रबंधन कर रही थी और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 1-2 साल में उनके प्रदर्शन में सुधार आया हो? क्या उसकी प्रतिभा उससे भी बेहतर थी? जूफेयान को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप में भी इतनी ताकत होगी। चलिए एक मैच खेलते हैं। जूफेयान ने भौहें चढ़ाकर जू हाओ की ओर देखा। उसे लगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह भी गुस्से में थी और उसने अपनी तर्कशक्ति खो दी थी, जिससे जू हाओ को उसे रोकने का अवसर मिल गया। उसे विश्वास नहीं था कि वह जू हाओ से हार जाएगी। दरअसल, अगर कोई और होता तो वह मान लेती कि वह उनकी प्रतिद्वंदी नहीं है। लेकिन अगर प्रतिद्वंदी जू हाओ होती, तो वह हार मानने को तैयार नहीं होती। बहनें होने के नाते वे हमेशा एक दूसरे को काल्पनिक दुश्मन मानती थीं। वे किसी भी कीमत पर उस क्षेत्र में जू हाओ से हारना नहीं चाहते थे जिसमें वे माहिर थे। पांचवी बहन, तुम क्या कर रही हो? ये पापा हैं, इस तरह लड़ना ठीक नहीं है। जू शिकिंग ने तुरंत उसे समझाने की कोशिश की। जू हुआई ने भी सहमति में सिर हिलाया। पांचवी बहन, इसे भूल जाओ, तुम पिताजी को नहीं हरा सकती। एक बार पिताजी ने 5 शमाटे, एक प्रकार का कुत्ता, को इतना पीटा कि वे जमीन पर अपने दांत ढूंढने लगे। बोलते समय वह अपनी मुट्ठी लहरा रही थी, मानो वह जू हाओ की अपार शक्ति को दिखाना चाहती हो। लेकिन उसकी गोरी, बेदाग, खूबसूरत चेहरे पर जा गिरना, इसमें जानलेवापन का कोई खास संकेत नहीं मिला, बल्कि यह प्यारा और मनमोहक लगा। जूफेयान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। कुछ गुंडों की पिटाई करने में भला क्या बड़ी बात है? अपनी ताकत के दम पर अगर दर्जनों गुंडे उसके सामने भी खड़े हो जाएं, तो वह उन्हें एक एक करके ढेर कर सकती है। अपनी दोनों छोटी बहनों को अभी भी जू हाओ के पक्ष में बोलते हुए सुनकर जूफेयान और भी क्रोधित हो गई। उसने जू हाओ की ओर भौहें चढ़ाकर उत्तेजक लहजे में कहा, क्या क्या तुम डरे हुए हो? वह स्पष्ट रूप से उकसाने की रणनीति का इस्तेमाल कर रही थी। जू हाओ मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये पांचवी बेटी काफी उत्साही है। व्यक्तित्व वाली महिलाओं के लिए किसी से संपर्क करना मुश्किल और आसान दोनों हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद जू हाओ के मन में एक विचार आया और वह चंचल मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ऐसा क्या है जो मैं करने की हिम्मत नहीं करूंगा? बस, चूंकि यह एक मैच है, तो इसमें कुछ दांव पर लगा होना चाहिए, है ना? 088 दांव पर लगा है। पिता पुत्री के बीच टकराव छिड़ने वाला है। जूफेयान स्तब्ध है। स्विश! जैसे ही उसे शर्त और दांव के बारे में पता चला, जू हुआई की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह उस तरह की इंसान थी जिसे रोमांच देखना पसंद था और उसे चीजों के बड़े पैमाने पर होने से कोई आपत्ति नहीं थी। उसने तुरंत ताली बजा दी। ठीक है, क्योंकि यह एक मैच है, तो इसमें दांव क्यों नहीं होगा? जू शिक्विंग मूल रूप से पांचवी बहन जूफियान को मनाना चाहती थी। लेकिन जब उसने जू हाओ को ऐसा कहते सुना, तो उसने आज्ञाकारी होकर अपना मुंह बंद कर लिया। साथ ही वह इसके लिए उत्सुकता से इंतजार करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। पांचवी बहन सचमुच बहुत ही जिद्दी है, बेहतर होगा कि पिताजी उसे सबक सिखाएं। उसे यह बताने के लिए कि हमेशा आपसे बेहतर लोग होते हैं और आसमानों से परे भी आसमान होते हैं। जूफेयान ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वह जू हाओ को और भी ज्यादा नापसंद करने लगी। यह महज एक मैच था, फिर भी वह इसमें हिस्सा लेना चाहता था। उसने अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से उसे जुए का आदी मान लिया था। डिंग! जूफेयान को घृणा महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 777। आप किस तरह की हिस्सेदारी चाहते हैं? जूफेयान ने शांत भाव से पूछा। जू हाओ ने ठुड्डी को रगड़ा और सोचने का नाटक किया। मुझे इसके बारे में सोचने दें। पिताजी, मैंने आपके लिए कुछ सुझाव सोचे हैं, आप उन पर विचार कर सकते हैं। जू हुआई ने अपना हाथ उठाकर यह संकेत दिया कि वह भी भाग लेना चाहती है। तो मुझे बताओ, मुझे लगता है कि यही बेहतर है। अगर पांचवी बहन हार जाती है, तो उसे 1 महीने तक पापा के पैर धोने होंगे या उनकी मालिश और टांगों की मालिश करनी होगी। जू हुआई की आंखें चमक उठीं। ये पांचवी बहन आमतौर पर बहुत घमंडी होती है। वह अक्सर खुद को रानी भी कहती है। पांचवी बहन, रानी के बारे में सोच रही हूँ, जो एक छोटी नौकरानी की तरह पिताजी के पैर धो रही थी। जू हुआई को इसकी विशेष रूप से प्रतीक्षा थी। जू शिकिंग अपनी छोटी बहन के शरारती स्वभाव को भांप गई और अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 170 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। सच कहूं तो वह भी उस दृश्य को देखने के लिए उत्सुक थी। जूफेयान के माथे पर कुछ काली रेखाएं दिखाई दे रही थीं। उसने अभी प्रतियोगिता शुरू भी नहीं की है और आपको पहले से ही लगता है कि वह हार जाएगी। आपको उसकी ताकत पर बहुत कम भरोसा है ना? उसने जू हुआई को घूर कर देखा। ये किस तरह की शर्त है? अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? ठीक है, अगर कोई हारता है, तो वे विजेता को 1 महीने तक पैरों की मालिश और पैरों की धुलाई देंगे।
जू हुआई ने अनिच्छा से अपना बयान बदल दिया। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। इसे बदल दो। इसके अलावा 1 महीना बहुत लंबा समय है, मैं जाने से पहले केवल कुछ दिनों के लिए ही घर पर रुकूंगा। जू फेयान ने साफ इनकार कर दिया। उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। लेकिन माफी मांगने से सुरक्षित रहना बेहतर है। अगर वह हार गई तो क्या होगा? 1 महीने तक जूहाओ के पैर धोने और 1 महीने तक उसकी मालिश करने के बारे में सोचकर वह कांप उठी। इस बारे में कैसा है? जूहाओ बोलने के लिए आगे बढ़ा। अगर हम में से कोई एक हार जाता है तो हम एक दिन के लिए दूसरे को चाय पिलाएंगे और पानी पिलाएंगे, कैसा रहेगा? जू फेयान ने एक पल सोचा। चाय परोसना और पानी डालना मुश्किल नहीं है और एक दिन का समय भी स्वीकार्य है। उसने सहमति में सिर हिलाया। कोई बात नहीं। जू फेयान एक खुली जगह की ओर चली गई। उसकी निगाहें एकाग्र थीं और उससे एक सूक्ष्म आभा निकल रही थी। जैसे ही वह हमला करने की तैयारी कर रही थी, अचानक जू हाओ ने रुकने के लिए आवाज लगाई। एक पल इंतजार करें। जू फेयान की सांसें लगभग रुक गईं, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दांव लग चुका है, तुम क्यों डर रहे हो? जू हाओ ने हाथ हिलाया। मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि हमारे लिए जीत और हार की परिभाषा क्या है? हम सब एक परिवार हैं, अगर किसी को चोट लग जाए या धक्का लग जाए तो यह अच्छा नहीं होगा। जू फेयान ने मन ही मन सोचा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? लेकिन अपनी दोनों बहनों की स्थिति के बारे में सोचते हुए अगर उसने जू हाओ को चोट पहुंचाई तो वे निश्चित रूप से उसे परेशानी में डाल देंगी। ये वाकई एक समस्या है। जू शिकिंग अचानक बोल पड़ी। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए एक सीमा खींच दूं और जो भी सबसे पहले उस सीमा को पार करेगा उसे हारा हुआ माना जाएगा? जू हुआई ने भी सिर हिलाया। वह एक अच्छा विचार है। जू हाओ और जू फेयान की सहमति मिलने के बाद दोनों बहनों ने अपने चारों ओर एक सीमा रेखा खींच ली। नियम तय हो जाने के बाद जू फेयान ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि ठंडे लहजे में पूछा, क्या अब कोई समस्या नहीं है? चलो शुरू करें। जू हाओ ने लापरवाही से कहा। जू फेयान का शरीर तनावग्रस्त हो गया, उसकी लंबी टांगें थोड़ी मुड़ी हुई थीं, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार। पिता पुत्री के बीच का ये संघर्ष छिड़ने ही वाला था। जू फेयान बहुत सतर्क थी। लेकिन जू हाओ वहां बेफिक्री से खड़ा रहा, यहां तक कि जम्हाई भी ले रहा था। जू फेयान ने गहरी भौहें चढ़ाईं। इतना ही, वह बिल्कुल भी उस्ताद जैसा नहीं दिखता। वह असल में जू हाओ की कमजोरी ढूंढना चाहती थी, लेकिन पता चला कि जू हाओ खुद कमजोरियों से भरा हुआ था। कोई बात नहीं, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। जू फेयान की आंखों में चमक आ गई। उसके पैर की उंगलियां जमीन पर जोर से पटकी, जिससे कठोर संगमरमर के फर्श पर दरारें पड़ गईं। वह धनुष की डोरी से छूटे तीर की तरह जूहाओ की ओर दौड़ी। जूहाओ चौंक गया और बार बार पीछे हटता रहा। जैसे ही वह सीमा रेखा से बाहर कदम रखने वाला था, उसका शरीर रुक गया। जू फेयान बेहद खुश थी। उसकी गति में थोड़ी वृद्धि हुई। जैसे ही वह करीब पहुंची, उसने सीधे अपना लंबा पैर आगे बढ़ाया, जिसका इरादा जूहाओ को सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर लात मारने का था। ये किक तेज, सटीक और जोरदार थी। ये पिछली लात जितनी खतरनाक तो नहीं थी, लेकिन बहुत पेचीदा थी। ये सीधे जूहाओ की छाती पर जाकर लगा। हालांकि वे जूहाओ को दुश्मन मानते थे, लेकिन वे वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे। उसे बाहर निकालना और मैच जीतना ही काफी होगा। ये देखकर कि लात जूहाओ को लगने ही वाली थी, जू फेयान के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वह जीतने ही वाली थी। ये सोचकर कि जूहाओ को एक दिन के भीतर उसे चाय परोसनी होगी और पानी डालना होगा, जू फेयान को इस बात का बेसब्री से इंतजार होने लगा। हालांकि नाजुक क्षण में जूहाओ ने एक बार फिर उसका पैर पकड़ लिया। जू फेयान बुरी तरह चौंक गई। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसे चक्कर आने जैसा एहसास हुआ। पता चला कि जूहाओ ने उसका पैर पकड़ रखा था और उसे सीमा रेखा से बाहर फेंक दिया था। उसे नहीं पता था कि यह महज एक संयोग था या नहीं। जू फेयान जमीन पर नहीं गिरी। उसके पैर जमीन पर पड़े और उसने झटके की ताकत को कम करने के लिए कुछ कदम पीछे हट गई। इस समय जू फेयान पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने खुद को और जूहाओ को देखा, जो अभी भी सीमा रेखा के भीतर था। वह खो गई। उसे यह समझे बिना ही हार का सामना करना पड़ा कि कैसे। जू फेयान आश्वस्त नहीं थी। उन्होंने अभी अभी वास्तव में लड़ाई भी नहीं की। उसने जूहाओ की ताकत का बिल्कुल भी परीक्षण नहीं किया। जूहाओ ने अप्रत्याशित रूप से उसे हरा दिया। उसे यह नहीं पता था कि यह सब जूहाओ की योजना के अनुरूप था। उसने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक किया ताकि वह ऐसा सोचे। जू फेयान की हार स्वीकार करने की अनिच्छा को देखते हुए इस बार उसने उसकी ताकत का इम्तिहान नहीं लिया। अगली बार जरूर होगा। मैच में कुछ दांव पर लगा होना चाहिए, है ना? उस समय वह फिर से मांगे रख सकता है। रुका हुआ 171 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। बस उसे इसी तरह परेशान करते रहो। क्या लंबे समय बाद भी लिंगर को जीतना अभी भी बहुत दूर की बात होगी। डिंग। जू फेयान का गुस्सा भड़क उठा। भावना अंक जोड़ 586। डिंग। जू फेयान निराश महसूस कर रही थी। भावना अंक जोड़ 493। वाह, पापा तो कमाल के हैं, उन्होंने फिफ्थ सिस्टर को सिर्फ 3 सेकंड में हरा दिया। पिताजी महानतम हैं। शिकिंग और हुआ यी दोनों बहनों ने अपने तरबूज के बीज और पेय पदार्थ तैयार रखे थे और वे एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार थीं। लेकिन ये सब अचानक ही खत्म हो गया। होश में आते ही जू हुआई उछलकर विजेता जूहाओ के पास गई और उसे गले लगा लिया। पांचवी बहन, तुम हार गई, तुम्हें पता है ना? आज से तुम्हें एक दिन के लिए पापा को चाय और पानी देना होगा। जू शिक्विंग जू फियान के पास आए, उसके चेहरे पर मुस्कान थी।
हम निगरानी करेंगे। यह मायने नहीं रखता, यह मायने नहीं रखता, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। उसने धोखा दिया, हमारे बीच कोई वास्तविक मैच नहीं हुआ था। जू हाओ को खांसी आ गई। फेयान, हमने मैच के नियमों का पालन किया। जो भी पहले बाहर निकलता है, वह हार जाता है। हाँ, हाँ, हम सब ने अपनी आंखों से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि पांचवी बहन हार बर्दाश्त नहीं कर सकती? जू हुआई, जू हाओ के आलिंगन से बाहर निकली और बिना पलक झपकाए जू फेयान को घूरने लगी। जू फेयान अवाक रह गई। हालांकि जू हाओ का तरीका सम्मानजनक नहीं था, लेकिन जीत तो जीत ही होती है। उसे लगा कि वह लापरवाह थी, कि वह इसलिए हार गई क्योंकि उसने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। अगली बार वह जरूर सावधान रहेगी। जू फियान ने तुरंत बात की। ठीक है, इस बार तुम जीत गए, चलो एक और मैच खेलते हैं। जू हाओ की आंखों में थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि झलकती थी और उसने कंधे उचका दिए। एक और मैच खेलना असंभव नहीं है, लेकिन आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। चलिए कल से शुरुआत करते हैं। आज आप पहले समझौते का पालन करें। जू फेयान इतनी गुस्से में थी कि उसके दांतों में खुजली होने लगी। जू हाओ इस समय ऊर्जा से भरपूर दिख रहा था, उसमें थकान का कोई संकेत नहीं था। वह स्पष्ट रूप से उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि वह उसे चाय और पानी परोसे। बेहद गुस्सा दिलाने वाला। पांचवी बहन, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। अगर तुमने शर्त लगाई है, तो तुम्हें हार स्वीकार करनी होगी। पांचवी बहन, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी करो और पिताजी के लिए चाय डालो। जुड़वां बहनें किनारे से उसे उकसा रही थीं। जूफेयान ने अपनी दोनों बहनों को घृणा भरी निगाहों से देखा। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों बहनें आखिर किस बात पर जूहाओ का इतना बचाव कर रही थीं। समझ गया, ऐसा नहीं है कि मैं हारने का जोखिम नहीं उठा सकता, मुझे तुम्हारे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। दांत पीसते हुए ये कहते हुए जू फेयान घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह बैठक कक्ष में दाखिल हुई, उसने देखा कि एक व्यक्ति कॉफी टेबल पर बैठकर चाय बना रहा है। जियो वानलिंग। जू फेयान जानती थी कि वह तीसरी बहन जू होंग जून की सबसे अच्छी दोस्त थी। वह पहले अक्सर उनकी तस्वीरें उनके दोस्तों के समूह में पोस्ट करती थी। शाओ वानलिंग ने उसके आने पर ध्यान नहीं दिया और वह चाय बनाने में मग्न थी। हालांकि जब भी जूहाओ उसे चाय बनाने की कला सिखाती थी, तो उसे पूरे शरीर में गर्मी और सुस्ती महसूस होती थी। लेकिन उसकी नींव मजबूत थी और इतने दिनों के बाद भी उसने कुछ चीजें सीख ली थीं। उसने देखा कि शियाओ वानलिंग की उंगलियां तेजी से चल रही थीं। कपों को कुशलतापूर्वक गर्म करना, सुगंध को बाहर निकालने के लिए पत्तियों को घुमाना, चाय बनाना। उसकी हरकतें सहज और स्वाभाविक थीं, जैसे बहते बादल और पानी। जूफेयान को इसे देखना तुरंत ही आनंददायक लगा। जब शियाओ वानलिंग ने चाय बनाना समाप्त कर लिया, तो वह पास आए और आश्चर्य से बोली, बहन वानलिंग, आपकी चाय बनाने की कला दिन ब दिन और भी अद्भुत होती जा रही है। पास आने पर उसे चाय की हल्की सी खुशबू महसूस हुई। एक गहरी सांस लेते हुए उसे काफी ताजगी महसूस हुई। आप हैं जूफियान? शाओ वानलिंग को लगा कि वह जानी पहचानी लग रही है और उसने झिझकते हुए पूछा। हम जूफियान ने सिर हिलाया। तुम कब वापस आए? होंग जूंग अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। मेरी तीसरी बहन कहाँ है? जूफियान ने जू होंग जून को ढूंढते हुए चारों ओर देखा। वह अध्ययन कक्ष में गाने का अभ्यास कर रही है। जूफेयान ने तीसरी बहन से मिलने जाने की तीव्र इच्छा को दबाते हुए उत्साहपूर्वक कहा, बहन वानलिंग, आपकी चाय बनाने की कला वाकई अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे चाय बनाने की कला के उस्ताद आपके सामने कुछ भी नहीं है। वह अक्सर बड़ी बहन को चाय बनाते हुए देखती थी और चाय बनाने की कला के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। बड़ी बहन की चाय बनाने की कला औसत दर्जे की थी, लेकिन शियाओ वानलिंग ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह चाय कला के उन उस्तादों से भी कहीं अधिक कुशल और सुरुचिपूर्ण थी। अगर बड़ी बहन यहाँ होती, तो वह निश्चित रूप से शियाओ वानलिंग को अपने पास रखती और उससे हर दिन चाय बनवाती। मेरे वाले में ऐसा क्या खास है? शाओ वानलिंग ने विनम्रता से मुस्कुराया। तुम्हें अपने पिताजी की चाय बनाने की कला के बारे में नहीं पता, वही तो वास्तव में दिव्य कला है। मेरा उद्देश्य बस अंकल जू की कुछ कला सीखना है। क्या? जू फेयान स्तब्ध रह गई। क्या उसकी थोड़ी सी भी प्रतिभा इतनी अद्भुत है? क्या यह असली के लिए है? उसने समूह में तीसरी बहन को यह कहते हुए सुना था कि जू हाओ की चाय कला का स्तर बहुत उच्च था। उस समय उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये तो बस चाय की कला है, ये कितनी ऊंची हो सकती है? अब उसे पता चल गया था कि वह गलत थी। शियाओ वानलिंग से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जू फेयान ऊपर अध्ययन कक्ष में चली गई। तीसरी बहन को दोबारा देखकर दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वे दोनों बड़े हो चुके थे और लगभग एक दूसरे से टकराते रहते थे। हालांकि दोनों बहनों ने एक दूसरे को गद्दार कहा और ऑनलाइन ग्रुप चैट से एक दूसरे को बाहर निकाल दिया। ये सब बस मजाक था। दोनों बहनों के बीच संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे थे। पांचवी बहन, तुम कब वापस आए? बस अब, पापा को अभी घर पर होना चाहिए। क्या आपने पापा को देखा है? जू होंगजूंग ने सोचा कि चूंकि उसकी बहन वापस आ गई है, इसलिए उसे पिताजी को नमस्कार करना चाहिए। तीसरी बहन को भी स्नेहपूर्वक पिताजी कहते हुए सुनकर अच्छा लगा। 172 धारा 172 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। जू फेयान देखने में जटिल लग रही थी। वापस लौटने के बाद उसे यह एहसास नहीं हुआ कि जू हाओ कितना अच्छा था, जैसा कि उसकी दो छोटी बहनों और तीसरी बहन ने ग्रुप चैट में कहा था। इसके बजाय उसे जू हाओ की धूर्तता का अनुभव हुआ। उसने असल में गंदी चालें चलकर उसके खिलाफ जीत हासिल की।
जो व्यक्ति धोखा देना पसंद करता है और यहाँ तक कि लिंगर के साथ जुआ खेलता है और उसे छल कपट करता है, वह अच्छा पिता कैसे हो सकता है? बहनों को जू हाओ ने धोखा दिया होगा, उसे उन्हें जू हाओ के धोखे से बाहर निकालना होगा। जू फेयान की आंखें दृढ़ थीं। उसे अपने मिशन का बोध और भी गहरा होता महसूस हुआ। उसने अपना सिर हिलाया, इन विचारों को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया और एक प्रसन्न मुस्कान प्रकट की। तीसरी बहन, तुम एक बड़ी स्टार बन गई हो। अब से अगर मुझे कोई गाना सुनना होगा तो मैं आपसे लाइव परफॉर्मेंस के लिए कहूंगा। जू होंग जूंग अपनी छोटी बहन पर आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाईं। दोनों बहनें जब बातें कर रही थीं, तभी बाहर से एक चीख सुनाई दी। पांचवी बहन, तुम कहाँ भाग गई थी? कहीं तुम पीछे हटने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? शिकिंग और हुआ यी इस समय जू हाओ से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। काफी समय बाद भी जू फेयान का कोई पता न चलने पर और यह सोचकर कि वह अपना वादा पूरा नहीं करना चाहती, जू हुआई उसे ढूंढने के लिए वहां आई। जू फेयान इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने दांत पीस लिए। ये सचमुच उसकी अच्छी छोटी बहन थी। क्या चल रहा है? जू होंगजूंग ने असमंजस में आकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। जू फेयान ने तुरंत उसे जू हाओ के साथ लगी शर्त के बारे में बता दिया। अरे, क्या तुम्हें ये पता नहीं चल रहा था कि पिताजी तुम्हें जीतने दे रहे थे? वह नहीं चाहता था कि तुम बुरी तरह हारो और तुम अब भी आश्वस्त नहीं हो। क्या बिल्ली है? जू फेयान पूरी तरह से अचंभित थी। जू हाओ उसे जीतने दे रहा था, वह इसे कैसे नहीं देख पा रही थी? ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था कि वह बाउंड्री लाइन तक दौड़ा, फिर उसे अचानक घेर लिया और उसे बाहर फेंक दिया। इस प्रकार उसने धोखाधड़ी से जीत हासिल की। न केवल उसकी दोनों छोटी बहनें जू हाओ के लिए बोल रही थीं, बल्कि ये देखकर भी खुशी हुई कि तीसरी बहन ने भी जू हाओ का इतना बचाव किया। जू फेयान तुरंत ही नाखुश हो गई। तीसरी बहन, बस तुम इंतजार करो और देखो। कल मैं उससे जरूर जीतूंगा और फिर मैं उसे पूरे दिन चाय पिलाने के लिए मजबूर करूंगा। क्लिक की आवाज के साथ अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुल गया। पता चला कि जू हुआई चलकर आ रही थी। जू फेयान को देखकर वह खुद को उसका मजाक उड़ाने से रोक नहीं पाए। पांचवी बहन, क्या तुम बेशर्म नहीं हो? अपना वादा पूरा करने से बचने के लिए तुम सचमुच अध्ययन कक्ष में छिप गई थी। तुम्हारी किस आंख ने मुझे छिपते हुए देखा? मैं तीसरी बहन को ढूंढने आया था, मैं चाय परोसने से बचने के लिए धोखा देने जैसा घटिया काम नहीं करूंगा। जू फियान ने गुस्से में कहा। मैंने इसे अपनी दोनों आंखों से देखा। जू हुआई ने अपनी गोल गोल आंखें चौड़ी कर लीं और पूरी तरह गंभीर दिख रही थी। बदबूदार लड़की, मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छा सबक सीखने की जरूरत है। जू फेयान इतनी गुस्से में थी कि वह किसी को मारना चाहती थी। जू हुआई दौड़ने लगी। नीचे आकर जू फेयान ने शियाओ वानलिंग द्वारा तैयार की गई चायदानी और कप उठाए और आंगन की ओर चल पड़ी। जब उसने जू हाओ को पाया तो उसने देखा कि जू हाओ ने झाओ लिंग एयर शिकिंग को गोद में लिया हुआ था और उसे हाथ पकड़कर चित्रकारी करना सिखा रहा था। जू फेयान हक्का बक्का रह गई, फिर उसका खून खौल उठा और वह उन दोनों को अलग करना चाहती थी। हालांकि वे पिता और बेटी थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अंतरंग था, है ना? अगर किसी को स्थिति का पता ना होता तो उसे ये भी पता नहीं चलता कि वे दोनों क्या कर रहे थे। हालांकि जब उसने झाओ लिंग एयर शिकिंग के गंभीर चेहरे को देखा तो जू फेयान ने खुद को रोक लिया। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि जू हाओ के मार्गदर्शन में शिकिंग ने एक प्राचीन हलचल भरे बाजार का चित्र बनाया था। अंदर गाड़ियां बेतहाशा दौड़ रही थीं, विक्रेता चिल्ला रहे थे और ग्राहक मोलभाव कर रहे थे। सबके चेहरे के भाव बिल्कुल सजीव थे। इतिहास की एक गहरी अनुभूति उस पर हावी हो गई, मानो वह उसे उस शोरगुल भरे बाजार में खींच ले जाएगी। पेंटिंग पूरी करने के बाद जू हाओ ने पास ही में खड़ी जू फेयान को अचंभित अवस्था में देखा और उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। चायदानी पकड़े हुए जू फेयान भावहीन होकर आगे बढ़ी। जू हाओ ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाया। नासमझ बनने का नाटक मत करो, चाय डालने का समय हो गया है। 089 लिंगर की मसाज का आनंद लें। जीतने का एक अलग तरीका। मेड जू फेयान बस बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही। जू हाओ के मार्गदर्शन में झाओ लिंगर शिकविंग ने एक पेंटिंग पूरी की। यह उसके सामने बिल्कुल सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया था। चौंकाने वाली बात, यह बेहद चौंकाने वाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पेंटिंग इतनी यथार्थवादी हो सकती है। इस समय उसे अपनी छोटी बहनों द्वारा ग्रुप चैट में कही गई बात पर भी विश्वास हो गया था कि जू हाओ वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। लेकिन जू हाओ कितनी कुशल थी, इस बारे में उसे यकीन नहीं था। कुछ गुंडों से निपटना भी उसके लिए आसान था, वह ये काम भी आसानी से कर सकती थी। जू हाओ की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। जू फेयान अचानक वास्तविकता में लौट आए। जब उसने देखा कि जू हाओ उसे चिढ़ाने वाली नजरों से देख रहा है तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। नासमझ बनने की कोशिश मत करो। तुमने चाय परोसने और पानी डालने की जिम्मेदारी ली थी, तो मुझे ये सब खुद करने के लिए मजबूर तो नहीं करोगे, है ना? जू फेयान ने चाय का सेट और चायदानी उसके सामने पकड़ रखी थी, लेकिन जू हाओ ने खुद ऐसा करने का कोई इरादा नहीं दिखाया, उसका लहजा चंचल था। इस पांचवी बेटी का व्यक्तित्व थोड़ा तीखा था। उसने अपनी बेटियों पर पहले इस्तेमाल की गई रणनीति को दोहराने की योजना नहीं बनाई और अपना तरीका बदलने का फैसला किया। पांचवी बहन, हम गवाह हैं, पीछे मत हटना। जू हुआई अचानक बाहर आ गई। जू फेयान ने अपना चेहरा फिर से पीछे की ओर घुमाया और अपनी छोटी बहन को घूर कर देखा। अप्रिय भाव से उसने चायदानी उठाई और कप में चाय डाली। जू हाओ ने चाय का प्याला उठाया और एक छोटा सा घूंट पिया। उसने राहत की सांस ली। किसी के द्वारा सेवा किए जाने पर
बहुत अच्छा लगता है। डिंग, जू फेयान ने गुस्से से दांत पीसे, भावनात्मक मूल्य 98। डिंग, जू फेयान आक्रोश से भर गई, भावनात्मक मूल्य जोड़ 875। पिताजी, अब से हम सातों बहनें हर दिन आपकी सेवा करेंगी। जू हुआई ने अत्यंत आज्ञाकारी भाव से कहा। कितना आज्ञाकारी, जू हाओ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। 173 एआई मॉडल, जैमिनी -3.0 फ्लैश। जू फेयान मन ही मन गुस्से से उबल रही थी। जुड़वां बहनों और तीसरी बहन के बारे में बात करना एक बात है, लेकिन मुझे, बड़ी बहन और दूसरी बहन को इसमें घसीटने की क्या जरूरत है? जू हाओ ने अपना चाय का कप नीचे रखा और जू हुआई की ओर देखा। मैंने तुम्हारी बहन को पढ़ाना पूरा कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारी बहन तुमसे आगे निकल जाएगी। जू हुआई चौंक गई। वह अपनी बहन के खिलाफ 2 बार जीतने से खुश थी और पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा। तो जल्दी करो और मुझे सिखाओ पिताजी। जू हुआई अपनी जगह पर गई और एक ब्रश उठा लिया। आज मुझे किन किन किरदारों का अभ्यास करना चाहिए? उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और वह मुड़कर बोली। 2 चीजें मुझे नहीं पता, मैं उस अवधारणा को चित्रित नहीं कर सकता। पिताजी, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? कौन से 2 पात्र? जू हाओ उत्सुक था। उसने देखा कि जू हुआई ने कागज पर 2 अक्षर लिखे। दाओ मिंग, छी। जू हाओ ने लगभग एक घूंट चाय थूक दी। जू हुआई की आंखों में धूर्तता भरी नजर देखकर वह समझ गया कि उसने ये अक्षर किसी अनुचित सामग्री से प्राप्त किए हैं। जू हाओ आगे बढ़ा और उसने उसे हल्के से थप्पड़ मारा। भविष्य में कम से कम अनुचित सामग्री ब्राउज करें। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। मुझे सच में नहीं पता कि इन दोनों किरदारों को कैसे लिखूं। जू हुआई ने बहुत दुखी होने का नाटक किया। जू फियान और जू शिक्विंग दोनों ने देखा। वे दोनों भले ही भोले भाले थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इन पात्रों को पहचाना नहीं, उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि वे बहुत ही गहन थे। कोई विकल्प नहीं था, चूंकि उसकी बेटी सीखना चाहती थी, इसलिए वह उसे पढ़ाएगा। ये दोनों किरदार उनके लिए मुश्किल नहीं थे। आखिरकार, वह अक्सर स्वयं इनका प्रदर्शन करके दिखाते थे। उन्हें इन दोनों पात्रों की गहरी समझ थी। दोनों बहनों को चित्रकला और सुलेख सिखाने के बाद, जू हाओ एक तरफ बैठ गए और अपनी तीनों बेटियों को चाहते और कुछ बातें करते हुए देखने लगे। जू फेयान बहुत आलसी थी। जू हाओ को लगा कि उसे कुछ काम देना चाहिए, इसलिए उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। फेयान, मुझे चाय चाहिए। जू फेयान अपनी 2 छोटी बहनों के साथ उत्साहपूर्वक बातें कर रही थी। छोटी बहन, इन दोनों अक्षरों का उच्चारण कैसे करते हैं? ये तो बहुत ही दबंग लग रहे हैं। जू फेयान ने जू हुआई से उन 2 पात्रों के बारे में पूछा। पापा ने ऐसा क्यों कहा कि तुमने इन किरदारों को अनुचित सामग्री में देखा है? जू हुआई, जल्दी बताओ इनका मतलब क्या है? जू शिकिंग अपनी बहन को बख्शने वाली नहीं थी। जू हुआई ने अपनी बहन जू शिकिंग को अजीब भाव से देखा। 5वीं बहन को इन अक्षरों का अर्थ नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बहन। मुझे पता है। जू शिकिंग ने एक अचंभित, प्यारी सी अभिव्यक्ति के साथ खुद की ओर इशारा किया। बोलना बंद करो, रहस्यमयी बनना छोड़ो, वरना मैं तुमसे निपट लूंगा। जू फेयान ने अपना हाथ उठाया और प्रहार करने का इशारा किया। जू हुआई असहाय महसूस कर रही थी और उसने चतुराई से कहा। अगर तुम जानना चाहते हो, तो आज रात मम्मी पापा के दरवाजे पर जाकर सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा। जू फेयान अभी भी असमंजस में थी, लेकिन जू शिकिंग को ये बात समझ आ गई और उसका गोरा, बेदाग चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके चेहरे पर अनफ्रेंडली भाव थे और उसने अपने दांत पीस लिए। जू हुआई, अगर तुमने दोबारा ऑनलाइन वो असामान्य चीजें देखने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें पीट पीट कर जान से मार डालूंगा। जू हुआई दौड़ने लगी। जू शिकिंग उसका पीछा करने ही वाली थी कि जू फेयान ने उसे पीछे खींच लिया। शिकिंग, मत जाओ, मुझे अभी भी नहीं पता। जल्दी बताओ इसका क्या मतलब है? जू शिकिंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था जब उसने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। क्या आपको सचमुच जानने की इच्छा है? जू फियान ने सिर हिलाया। लोग ऐसे ही होते हैं, अगर उन्हें पता ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार कोई इसका जिक्र कर दे तो। अगर आप जानना चाहते हैं और वे आपको नहीं बताते हैं, तो आप और भी ज्यादा जानने की इच्छा रखेंगे। अगर आप इन 2 अक्षरों को 4 भागों में बांटेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इतना कहकर शिकिंग शर्माते हुए भाग गई। जू फेयान काफी देर तक अचंभित खड़ी रही। आखिरकार, वह एक बड़ी बहन के साथ समय बिता चुकी थी, जहां कई बहनें अक्सर गंदे राजा जैसे विषयों पर चर्चा करती थीं। बस फर्क इतना था कि उसकी छोटी बहन के दोनों किरदार ज्यादा सूक्ष्म थे। वह मन ही मन बेहद आश्चर्यचकित थी। बिल्कुल नहीं, क्या जू हाओ वाकई इतना शक्तिशाली है? तभी अचानक उसे जू हाओ की आवाज सुनाई दी, जिसमें वह उसे चाय डालने के लिए कह रहा था, और उसका शरीर अकड़ गया। क्या वह सचमुच उसके साथ एक नौकरानी की तरह व्यवहार कर रहा था जो चाय और पानी परोसती है? उसने मन ही मन विरोध किया, लेकिन अपनी 2 छोटी बहनों के बारे में सोचते हुए, अगर उन्हें पता चल गया, तो वे कहेंगी कि वह फिर से अपनी शर्त तोड़ रही है। वह असहाय होकर विला में वापस लौटी और शियाओ वानलिंग से चाय का एक बर्तन लेकर आई। जू हाओ को पैर मोड़कर आराम से बैठे और पूरी तरह से आनंद लेते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। बस तुम इंतजार करो, जब मैं कल जीत जाऊंगा तब देखूंगा कि मैं तुम्हें कैसे आदेश देता हूँ। डिंग, जू फेयान गुस्से से आग बबूला हो गई। भावनात्मक अंक जोड़ 692। जू फेयान की पीड़ा अभी शुरू ही हुई थी। जैसे ही वह जाने की कोशिश करती, जू हाओ उसे अपने पास बुला लेता। भले ही वह बहुत दूर छिप जाए, जू हाओ जू हुआई को उसे बुलाने के लिए भेज देगा।
ये पीड़ा रात के खाने तक जारी रही। सू वानकियू के लौटने के बाद उसने रात का खाना तैयार किया। अपनी पांचवी बेटी को घर देखकर वह भी बहुत खुश हुई और उसने जू फेयान के कई पसंदीदा व्यंजन बनाए। जू फेयान भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि 1-2 साल घर से दूर रहने के बाद भी यह आकर्षक सौतेली माँ को याद होगा कि उसे क्या खाना पसंद था। अजीब बात है, ऐसा लगा जैसे सू माँ में बहुत बदलाव आ गया हो, वह और भी अधिक सुरुचिपूर्ण और संयमित हो गई हो। क्या वाकई इसका कारण ये हो सकता है कि उसे अच्छा पोषण मिल रहा है? जू फेयान को आखिरकार कुछ पल की शांति मिली, लेकिन रात के खाने के बाद जू हाओ ने उसे फिर से चाय डालने के लिए बुलाया। जियाओ वानलिंग चाय बनाने के उपकरण के रूप में काम करती थी। सार्वजनिक रूप से जू हाओ द्वारा आदेश दिए जाने से जू फेयान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने चुपके से अपना मन बना लिया। उसे कल अपना बदला जरूर लेना होगा। सू वानकियू की आंखों में एक मुस्कान झलक उठी। वह जानती थी कि जू हाओ द्वारा जू फेयान के साथ इस तरह का व्यवहार करने का मतलब स्पष्ट रूप से ये था कि उसने अपनी पांचवी बेटी को वश में करने की अपनी चाल शुरू कर दी थी। 174 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। ऐसा लग रहा था कि उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसे अपने बोझ को साझा करने के लिए एक बहन की जरूरत थी। नहीं तो घर में अधिक से अधिक लिंगर्स के होने से वह हर दिन उनकी जासूसी को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसकी नज़र जानबूझकर या अनजाने में शियाओ वानलिंग पर पड़ी, जो लगन से चाय बना रही थी। अगली सुबह तड़के जूफेयान ने जू हाओ से संपर्क किया और एक और मुकाबले के लिए जोर दिया। हालांकि उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। झाओ लिंगर ने कल जो 2 शब्द लिखे थे उनमें कुछ भी गलत नहीं था। ये सचमुच अकल्पनीय था। क्या जू हाओ के गुर्दे लोहे के बने थे? उसे अनिद्रा की समस्या थी। व्यस्त रात के बाद भी जू हाओ बिल्कुल ठीक और ऊर्जा से भरपूर लग रहा था। जू फेयान काफी हैरान थी। इस बार भी जू शिकिंग और जू हुआई रेफरी थे। जू फेयान ने कल की तरह ही दांव लगाने का प्रस्ताव रखा। जो भी हारेगा वह एक दिन तक जीतने वाले को चाय और पानी पिलाएगा। चाय और पानी परोसना, मुझे तो कल ही इसका आनंद आ गया था, चलो आज इसे बदल देते हैं। जू हाओ ने हाथ हिलाकर मना कर दिया और कहा कि यह उबाऊ है। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। जू फेयान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुम किस बात का दिखावा कर रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे आप पहले ही जीत चुके हैं। अगर मैं कल लापरवाह ना होता तो तुम कैसे सफल हो पाते? एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। आप क्या दांव लगाना चाहते हैं? हुआई के सुझाव के अनुसार ऐसा क्यों ना हो कि जो भी हारे वह दूसरे को एक दिन के लिए मसाज दे। जू हुआई ने सुझाव दिया। तुरंत ही जू हुआई ने भी ताली बजाकर और प्रशंसा करके उसकी बात दोहराई। अच्छा अच्छा, चाय और पानी परोसने का क्या मतलब है? केवल मालिश ही विजेता की मुद्रा दिखा सकती है। मालिश। जू फेयान की पलकें फड़क उठीं। वह खुद को जू हाओ की मालिश करते हुए कल्पना करने से रोक नहीं पाई, ये देखना असहनीय था। फेयान, क्या तुम डरी हुई हो? कल जू फेयान ने जू हाओ को उकसाया था, आज जू हाओ की बारी थी। जू फेयान का उग्र स्वभाव पल भर में भड़क उठा। कौन किससे डरता है? उसने सावधान रहने और जू हाओ के जाल में न फंसने का निश्चय कर लिया। फिर मैच शुरू हुआ। जू फेयान ने पहला हमला किया। जू हाओ उसकी प्रतिद्वंदी नहीं लग रही थी, वह केवल उसके आक्रमण का बचाव करने में सक्षम थी। पीछे हटे हुए लड़ना, ये देखकर जू फेयान के होठों पर विजय की मुस्कान फैल गई। वह जानती थी जू हाओ उसका प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता था। अनजाने में ही वह जू हाओ को सीमा से बाहर धकेलने वाली थी। इस बार जू फेयान बहुत सतर्क थी, उसने जू हाओ को अपने पैर पकड़ने का मौका नहीं दिया। यह क्या है? अचानक उसने देखा कि जू हाओ उसके पीछे देख रहा है। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। जू फेयान की जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। जू हाओ पर हमला करने और अपना पैर पीछे खींचने के बाद मिले संक्षिप्त क्षण का फायदा उठाते हुए उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखने की योजना बनाई। लेकिन अगले ही पल दुनिया घूमने लगी। वह जानी पहचानी भावना फिर से उमड़ आई। जू हाओ ने उसे एक बार फिर मैदान से बाहर फेंक दिया। जू फेयान तुरंत समझ गई कि उसे फिर से धोखा दिया गया है। उसकी आंखों में घृणा भर गई। नीच। डिंग। शर्म से जू फेयान क्रोधित हो गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। जू हाओ ने बेपरवाही से मुस्कुराया। युद्ध में सब जायज है, क्या तुम नहीं जानते? अच्छा हुआ कि तुम मुझसे लड़ रहे हो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अगर ये दूसरों के खिलाफ जीवन मरण की लड़ाई होती, अगर विरोधी दहाड़ता तो आपका ध्यान भटक जाता और आप अपनी जान गंवा सकते थे। रेफरी की भूमिका निभा रही जुड़वां बहनें सहमति में सिर हिलाते हुए आगे बढ़ीं। पिताजी सही कह रहे हैं, युद्ध में ध्यान भटकना बहुत बड़ी गलती है। एकाग्रता में एक भी चूक आपको खतरे में डाल सकती है। पांचवी बहन, क्या तुमने सुना? पिताजी तुम्हें युद्ध कौशल सिखा रहे हैं, तुम बहुत ही गैर पेशेवर हो। और तुम इसके साथ भी रानी बनना चाहती हो। अपनी दोनों झाओ लिंग की उपदेशात्मक बातें सुनकर जू फेयान क्रोधित हो उठी। ये तर्क वास्तव में ठोस था। जू हाओ ने वाकई उसे सबक सिखा दिया था, लेकिन वह अब भी बहुत गुस्से में थी। उसकी असंतुष्टि चरम पर पहुंच गई। कल वह लापरवाह था और उसने बचने की कोशिश नहीं की। आज प्रतिद्वंदी ने खेल में बाधा डाली और वह फिर से हार गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं इस दौर में हार मान लेता हूं, चलिए फिर से शुरू करते हैं। जू हाओ ने जम्हाई ली। चलो आज का काम यहीं खत्म करते हैं, मैं थोड़ा थक गया हूं। कल करते हैं। अब मुझे तरोताजा होने के लिए आपकी मालिश की सख्त जरूरत है। जू फेयान को लगा कि अब उसके गुस्से को दबाया नहीं जा सकता।
कल रात इतनी देर तक जागने के बावजूद आपको थकान महसूस नहीं हुई और अब आप कह रहे हैं कि आपको थकान हो रही है। क्या आप 3 साल के बच्चे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जू फेयान बहुत गुस्से में थी, लेकिन पहल विरोधी पक्ष के हाथ में थी और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने देखा कि जू हाओ पत्थर की कुर्सी पर बैठा उसे ध्यान से घूर रहा था, मानो उससे मालिश की उम्मीद कर रहा हो। काफी देर चुप रहने के बाद वह हकलाने लगी। मुझे मालिश करना नहीं आता। वह रानी बनने के लिए ही पैदा हुई थी। उसे हजारों अधीनस्थों को नियंत्रित करने का दायित्व सौंपा गया था, वह किसी और को मालिश कैसे दे सकती थी? पांचवी बहन, तुम्हें मालिश करना भी नहीं आता? अगर नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इधर आओ और मेरे पास खड़े हो जाओ, मुझसे सीखो, देखो मैं पापा की मालिश कैसे करता हूँ। जू शिक्विंग आगे बढ़े। उसने कुशलतापूर्वक जू हाओ की मालिश करना शुरू कर दिया। जू फेयान ने झाओ लिंगर की निपुण तकनीक और निडर व्यवहार को ध्यान से देखा। उसने जू हाओ की खूब मालिश की होगी। 175 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। मेरी झाओ लिंगर ऐसी क्यों हो गई है? जू फेयान को अपने जीवन पर संदेह होने लगा। जिस बात ने उसके जीवन पर संदेह को और भी बढ़ा दिया, वह अभी बाकी थी। पूरे दिन जू हाओ की मालिश करने के बाद जू फेयान की बाहें दुख रही थीं। तभी उसने अपनी तीसरी बहन जू होंग जून को गर्म पानी का एक बेसिन लेकर आते देखा। उसने इसे जू हाओ के सामने रख दिया। वह वास्तव में बहुत आज्ञाकारी होकर जू हाओ के पैर धोने लगी। जू फेयान इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। तीसरी बहन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो लाखों प्रशंसकों वाली एक बड़ी स्टार हो। तुम्हारे हाथ तो पियानो बजाने और माइक्रोफोन पकड़ने के लिए हैं, तुम किसी आदमी के पैर कैसे धो सकती हो? डिंग। जू फेयान चौंक गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 788। जू फेयान को अभी भी इस बात से परेशानी थी कि उसकी तीसरी बहन जू होंग जून जू हाओ के पैर धोने के लिए नीचे झुक गई थी। परिणामस्वरूप तीसरे दिन उसके साथ एक दुखद घटना घटित होने वाली थी, क्योंकि जब उसने दोबारा जू हाओ को मुकाबले के लिए चुनौती दी तो जू हाओ ने दांव पर लगी शर्तें स्पष्ट कर दी। जो भी हारता है वह जीतने वाले के पैर धोता है। नतीजा निस्संदेह यही था कि वह फिर से हार गई। जू फेयान ने अब और लापरवाह न रहने का फैसला किया और युद्ध के दौरान बहुत ही एकाग्रचित रही। लेकिन वह अचानक हमले की चपेट में आ गई और जू हाओ ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस बार उसे हर समय उसके साथ रहने की जरूरत नहीं थी, उसे केवल शाम को पैर धोने के लिए पानी लाना था। जू हाओ को देखकर उसे गुस्सा आया, इसलिए उसने नजरों से ओझल होने का फैसला किया और अपनी बहनों के साथ खरीदारी करने चली गई। जू परिवार की बहनें शियाओ वानलिंग को भी साथ बुलाना चाहती थीं, लेकिन शियाओ वानलिंग ने मना कर दिया। उसने कहा कि शॉपिंग करना उबाऊ है और वह घर पर ही टी आर्ट का अभ्यास करना चाहती है। बहनों के जाने के बाद जियाओ वानलिंग ने उत्सुकता से जू हाओ को ढूंढा और नाराजगी भरे भाव से कहा, अंकल जू, आपने मुझे बहुत समय से चाय बनाने की कला नहीं सिखाई है। मैं तुम्हें आज ही सिखाऊंगा। शाओ वानलिंग खुशी खुशी चाय का सेट लेकर आई। ठीक आंगन में गर्म धूप के नीचे पीठ से पीठ मिलाकर व्यवहारिक शिक्षण दिया जा रहा था। टैक्सी में मास्टर ड्राइवर ने आगे की यात्री सीट पर बैठे एक युवक से पूछा, भाई, तुम जू परिवार के पास किस लिए जा रहे हो? क्या तुम मशहूर राष्ट्रपति जू को जानते हो? अगर जानते हो तो तुम वाकई कुछ खास हो, भाई। राष्ट्रपति जू शंघाई के एक प्रसिद्ध परोपकारी उद्यमी हैं। मेरा बच्चा उनकी आर्थिक सहायता के कारण ही नियमित रूप से स्कूल जा पा रहा है। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति जू जैसे अच्छे लोग अच्छे बने रहेंगे। झेंग फेइफान सामने वाली यात्री सीट पर बैठे थे। ड्राइवर की भावनाओं को सुनकर उसके चेहरे के भाव कई बार बदले। वह भी अभी शाही राजधानी से लौटा था। महज 3 दिनों के भीतर ही उसने झाओस मीडिया के बारे में कुछ अवैध और आपराधिक जानकारी जुटा ली थी। उसने इसे सीधे पुलिस वाले चाचा को सौंप दिया। इससे झाओस मीडिया के साथ समस्या का समाधान हो गया। इस दौरान स्वाभाविक रूप से वह अपने पिता की मृत्यु के कारण की जांच करना नहीं भूला। जांच के नतीजे स्पष्ट थे, ये काम झाओस मीडिया के बॉस ने नहीं किया था। और जब उसने इस मामले के बारे में डार्क वर्ल्ड में अपने एक दोस्त को बताया, उस मित्र के शब्दों ने उसे ज्ञान प्रदान किया। वास्तव में खौफनाक बुरे लोग कभी भी अपने चेहरे पर मैं बुरा व्यक्ति हूं का इजहार नहीं करते, वे पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करते हैं। झेंग फीफान को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उन्होंने जू हाओ के साथ हुई अपनी मुलाकातों को याद किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इससे उसे एक अजीब, बहुत ही संदेहजनक भावना हुई। उसने इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि उसके पिता की मौत जू हाओ के कारण हुई थी। शाही राजधानी से इतनी जल्दी वापस आकर सीधे जू परिवार के पास जाने का उनका कारण जू हाओ की जांच करना था। 090 चिपकू नायिका रंगे हाथों पकड़ी गई, सक्रिय रूप से खुद को उसकी बाहों में झोंक रही है। मैं आपको यहीं छोड़ सकता हूं। आगे जू परिवार का विला क्षेत्र है, आप बिना अनुमति के आगे नहीं जा सकते। झेंग फीफान ने सिर हिलाया, पैसे दिए और कार से बाहर निकल गई। जू परिवार के पास पहुंचकर वह मुख्य द्वार से अंदर नहीं गया बल्कि चारों ओर की दीवार की ओर चला गया। एक हल्की छलांग के साथ वह पलट गया। वह जू हाओ की पूरी तरह से जांच करने के लिए उत्सुक था। अगर वाकई में जू हाओ ही अपने पिता की हत्या का मास्टरमाइंड था। उसे याद था कि पहले भी वह उसके द्वारा धोखा खा चुका था, उसे बहकाया गया था और वह खुद उसे अंकल कहकर पुकारता रहता था। वह तो बिल्कुल ही मस्खरा था। ये भी अजीब था, भले ही यह सिर्फ एक दोस्त की याद दिलाने वाली बात थी, लेकिन उसके दिमाग ने तुरंत इसे जू हाओ से जोड़ दिया और वह सच्चाई का पता लगाने के लिए उत्सुक था। अगर जू हाओ को उसके विचार पता होते तो वह अवश्य ही पछताता।
नायक के सिर के चारों ओर का प्रभामंडल सचमुच बेहद अतार्किक है। विला में प्रवेश करने के बाद झेंग फीफान ने डार्क वर्ल्ड में सीखी हुई गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसके कदमों की आहट बिल्कुल खामोश थी। वह कैमरों से बचते हुए मंडपों और मीनारों से गुजरे और सीधे विला की ओर चल पड़े। हालांकि जैसे ही वह आंगन से गुजरने वाला था, उसका शरीर अकड़ गया और वह अचानक रुक गया। जूहाओ की आकृति उसकी दृष्टि रेखा में प्रकट हुई। वह इस समय एक महिला को कसकर पकड़े हुए था, उससे सटा हुआ था। उसकी बाहों में जो महिला थी, क्या वह शियाओ वानलिंग नहीं थी, वही खूबसूरत मकान मालकिन जिसे उसने पहली नजर में ही अपनी भावी पत्नी के रूप में पहचान लिया था। उसे याद आया कि उसने पहले भी शियाओ वानलिंग से पूछा था कि वह अक्सर जू परिवार के घर क्यों आती है, और उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश की थी। शियाओ वानलिंग ने खुशी से जवाब दिया कि जू हाओ ने उन्हें चाय बनाने की कला सिखाई थी। झेंग फीफान ने गौर से देखा। दरअसल वह उसे हाथ पकड़कर चाय बनाना सिखा रहा था। क्या जू हाओ आपको चाय बनाना इसी तरह सिखाता है? एक दूसरे को कसकर गले लगाए उन दोनों को देखकर अगर करीब से न देखा जाए तो कोई भी यह सोचेगा कि वे दिन दहाड़े रोमांच की तलाश कर रहे हैं। ये सोचकर कि शियाओ वानलिंग प्रतिदिन जू हाओ से चाय बनाने की कला सीखने आती थी, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे हर दिन इसी तरह गले मिलते थे? झेंग फेइफान का दिमाग खाली हो गया। उसे अपनी आंखों के सामने हरी रोशनी टिमटिमाती हुई महसूस हुई। वे दोनों सिर्फ किराएदार और मकान मालकिन थे, लेकिन वह लंबे समय से शियाओ वानलिंग को अपनी पत्नी मानता था। अब एक पुरुष की बाहों में सिमटे हुए क्या उसके साथ विश्वासघात नहीं हो रहा था? इस जूहाओ को वाकई कुछ समस्याएं थीं। बाहरी लोगों की नज़र में उनकी प्रतिष्ठा इतनी अच्छी थी कि वे केवल अपनी पत्नी से प्यार करते थे और उनके बारे में किसी भी प्रकार के घोटाले की कोई खबर नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका पर्दाफाश नहीं हुआ था। वह दशकों से अधिक उम्र का है, फिर भी वह एक युवा लड़की को गले लगा रहा है। क्या उसे ये भी नहीं पता कि पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक संपर्क अनुचित होता है? 176 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। इस एक बात से ही यह स्पष्ट हो गया था कि जू हाओ निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। वह बहुत गहराई से अपनी पहचान छिपा रहा था। झेंग फीफान को यह संदेह होने लगा था कि उसके पिता की मृत्यु का संबंध जू हाओ से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। डिंग, झेंग फीफान गुस्से से जल रही है। भावना मूल्य जोड़ 789। शाओ वानलिंग को चाय कला सिखा रहे जू हाओ ने अपने मन में सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखा और थोड़ा सा भौहें ऊपर उठाई। उसने जल्दी ही झेंग फीफान को अंधेरे में छिपा हुआ पाया, क्योंकि वैसे भी उसका पता चल ही गया था। उसने खुद को छिपाना बंद कर दिया। उनकी निजी अंगरक्षक बाय लिंग उनके ठीक बगल में थी, जिसकी ताकत नायक से भी कहीं अधिक थी। हालांकि नायक के प्रभामंडल के कारण झेंग फीफान को मारना शायद असंभव हो, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों न इस अवसर का लाभ उठाकर भावनात्मक मूल्य की एक और लहर हासिल की जाए? उसके मन में एक के बाद एक कई विचार कौंध रहे थे। जब उसे पता चला कि शियाओ वानलिंग ने एक कदम में गलती कर दी है, तो उसने तुरंत इस बारे में बात की। वानलिंग, तुमने यहाँ गलती की है। तुम्हें पहले ये करना होगा, फिर वह। जू हाओ ने बताया कि शियाओ वानलिंग ने कहाँ गलती की थी। उसका चेहरा अनायास ही उसके करीब आ गया, लगभग उसके चेहरे को छू गया। ये दृश्य झेंग फीफान की आंखों के सामने आ गिरा, जिससे वह गुस्से से कांप उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाया। वह आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं सका। आप क्या कर रहे हो? तेज आवाज सुनकर चाय बनाने में मग्न शियाओ वानलिंग चौंक गई। उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा। इस प्रकार उसके होंठ जू हाओ के गाल को छू गए। झेंग फीफान का चेहरा और भी हरा पड़ गया। उसका दिल बैठ गया। उसने खुद को अत्यधिक आवेगपूर्ण होने के लिए दोषी ठहराया। अगर जू हाओ और शियाओ वानलिंग सिर्फ हाथ में हाथ डालकर पढ़ा रहे थे और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, क्या उसकी चीख से जू हाओ को फायदा नहीं मिल जाता? उसने जियो वानलिंग को नुकसान पहुंचाया था। डिंग, झेंग फीफान की घृणा चरम पर है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 879। डिंग, झेंग फीफान आत्मनिंदा से भरी हुई है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 978। वह जू हाओ के साथ एक अंतरंग पाठ ले रही थी। अचानक एक बाहरी व्यक्ति द्वारा पहचाने जाने पर जियाओ वानलिंग कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह रखेल के रूप में रंगे हाथों पकड़ी गई हो। हालांकि जब उसने देखा कि वह व्यक्ति झेंग फीफान है, तो उसने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि यह सुवानकियू या जू परिवार की बहनें नहीं थीं। फीफान, तुम कब आई थी? जू हाओ उसकी उपस्थिति देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर उसने समझाया। गलतफहमी मत पालिए, मैं बस वानलिंग चाय कला सिखा रहा हूँ, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। शाओ वानलिंग को मन में सुकून महसूस हुआ। वास्तव में वे कुछ नहीं कर रहे थे, वे बस चाय बना रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसे अध्ययन कक्ष में चाय पीते हुए पकड़ा गया हो, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। जी हाँ, मैंने अंकल जू से मुझे सिखाने के लिए कहा था। तुम यहाँ क्यों हो? समझाने के बाद जियाओ वानलिंग ने भौहें चढ़ाकर झेंग फीफान की ओर एक अमित्र भाव से देखा। वह बड़े चाव से चाय बनाने की कला सीख रही थी और अचानक उस लड़के के आने से वह बहुत दुखी हो गई। झेंग फीफान का मुंह हिल गया। आप चाय कला सिखा रहे हैं और आप इसे इस तरह सिखाते हैं? तुम लोग तो लगभग एक दूसरे से चिपक ही गए हो। अगर तुमने कपड़े नहीं पहने होते तो लोग जरूर सोचते कि तुम कुछ बुरा कर रहे हो। जू हाओ के शांत और संयमित चेहरे को देखकर झेंग फीफान को गुस्सा आ गया। वह स्पष्ट रूप से एक युवती को धोखा दे रहा था, फिर भी उसने निर्दोष होने का नाटक किया। वह उस समय के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका जब वह उसके द्वारा मूर्ख बनाया गया था।
उसने उपहास किया, किसी को चाय बनाना सिखाने के लिए गले लगाना और पकड़ना कब से जरूरी हो गया। चाय बनाने की कला सिखाने में आप दोनों का क्या ही योगदान है। जूहाओ, लोगों को धोखा देने के तुम्हारे तरीके वाकई बहुत चालाक हैं। जूहाओ ने एक कड़वी मुस्कान दी। फीफान, तुमने बिल्कुल गलत समझा। साथ साथ सिखाने से समझना आसान हो जाता है। झेंग फीफान की आवाज सुनकर शियाओ वानलिंग तुरंत नाखुश हो गई और ठंडे लहजे में बोली, झेंग फीफान, ये किस तरह का लहजा है? मैंने अंकल जू से चाय कला सिखाने का अनुरोध किया था और मैंने हाथ में हाथ डालकर सिखाने का सुझाव दिया था। तुम क्या चाहती हो? जियाओ वानलिंग को उस बदमाश के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी जो लगातार मुफ्त में किराया वसूल रहा था। अब उसे और भी ज्यादा घृणा महसूस होने लगी। उसने ऐसा जताने की कोशिश की जैसे अंकल जू एक महान खलनायक हों। अगर वाकई में झेंग फीफान की बात सच होती कि अंकल जू उसे धोखा दे रहे थे तो वह कुछ नहीं कहती। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसने अंकल जू से ये सब सिखाने के लिए कहा था। इसमें खड़े होकर हाथ पकड़कर सिखाना भी शामिल है। वह अंकल जू को कैसे दोष दे सकती थी? हालांकि अंकल जू कभी कभी काफी बुरे होते थे, अक्सर उसे खींचकर अध्ययन कक्ष में ले जाते थे। लेकिन ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि वह पाठ के दौरान खड़ी थी, जिससे यह अनियंत्रित हो गया था। कहावत है कि पुरुष ही पुरुषों को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जूहाओ कौन सी चालें चल रहा था? झेंग फीफान को ये कैसे पता नहीं चला? शाओ वानलिंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बेच दिया गया हो और वह अभी भी विक्रेता को पैसे गिनने में मदद कर रही थी और जूहाओ के लिए आवाज उठा रही थी। झेंग फीफान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांस रुक गई हो, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। बहन वानलिंग, क्या आप जूहाओ के इरादे नहीं देख सकती? उसकी उम्र कितनी है? क्या उसे यह नहीं पता कि पुरुष और महिला को अंतरंग रूप से स्पर्श नहीं करना चाहिए? उसके मन में तुम्हारे लिए जरूर कोई बुरी मंशा है। पर्याप्त। शाओ वानलिंग को असहजता का अनुभव हुआ। झेंग फीफान का गंभीर सलाह देने का दिखावा और ऐसा व्यवहार करना, मानो वह उसके लिए सोच रहा हो, आखिर क्या बात थी? उसे डर था कि अंकल जू इस वजह से गलत समझ लेंगे, इसलिए उसने तुरंत बात काट दी। अंकल जू उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं और इसके अलावा, उसके लहजे में बदलाव आया। यह मेरे और अंकल जू के बीच का मामला है, क्या इसमें तुम्हारा कोई लेना देना है? तुम तो चूहे को पकड़ने वाले कुत्ते की तरह दूसरों के मामलों में दखल दे रहे हो। डिंग। झेंग फीफान उदास महसूस कर रही है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 432। झेंग फीफान ठिठुर गया, कड़वाहट महसूस कर रहा था। ये सही है। शियाओ वानलिंग के साथ उनका क्या रिश्ता था? वह बस एक किराएदार थी जिसने उसे पैसे देने थे। उसे उस महिला के मामले में दखल देने का क्या अधिकार था? उनकी नेक मंशा को अंततः दुर्भावना के रूप में देखा गया। 177 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। लेकिन उन्होंने वानलिंग को अपने अच्छे इरादों को न पहचानने के लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया। उनके विचार में वानलिंग को जूहाओ द्वारा गुमराह किया गया था। पीछे मुड़कर देखें तो वह एक भाड़े के सैनिकों का सरदार था जिसने एक दशक से अधिक समय तक अंधेरी दुनिया में संघर्ष किया था। वह जूहाओ के झांसे में पूरी तरह आ गया था। इससे जूहाओ की छल कपट की विधियों का पता चलता है। एक सीधी सादी और दयालु लड़की को धोखा देना बहुत आसान था। उसका दिल हताश सा महसूस कर रहा था, लेकिन तभी अचानक जूहाओ की आवाज सुनाई दी। वानलिंग, फीफान को भी दोष मत दो, वह भी तुम्हारे लिए ही ऐसा कर रहा है। उसे डर है कि कहीं तुम मेरे झांसे में न आ जाओ। इतना अच्छा अवसर है, कुछ भावनात्मक अंक हासिल न करना शर्म की बात होगी। जूहाओ ने सही समय पर बात कही। वानलिंग ने फीफान से दूरी बना ली क्योंकि उसे डर था कि जूहाओ गलत समझ लेगा। जूहाओ की यह बात सुनकर वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। उसे लगा कि उसने गलत समझा है। अंकल जू, कृपया गलतफहमी न पालें, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। वह मेरा किराएदार है। मैंने उसे इसलिए किराए पर मकान दिया था क्योंकि मुझे उस समय उस पर दया आ गई थी। उसके पास स्पष्ट रूप से पैसा है लेकिन वह किराया देने से लगातार इनकार कर रहा है। कुछ देर रुकने के बाद वानलिंग ने फिर बोलना शुरू किया। अंकल जू, कृपया अब उसके लिए मत बोलिए, वह तो बस एक नीच गुंडा है। अगर मुझे पता होता तो मैं वह घर उसे किराए पर देने के बजाय किसी भिखारी को किराए पर दे देता। ये देखकर कि अंकल जू अभी भी उसके लिए आवाज उठा रहे थे, वानलिंग को लगा कि ऐसा करना व्यर्थ है। क्रैक क्रैक, ऐसा महसूस हो रहा था मानो निर्दयी चाकुओं से उसके दिल को छुरा घोंपा जा रहा हो। फीफान को बहुत दर्द हो रहा था। क्या आप अब भी यही कहते हैं कि आपका और जूहाओ का सिर्फ एक दूसरे के साथ मिलकर सिखाने का रिश्ता है? समझाने के लिए इतना उत्सुक होने का क्या मतलब है? फीफान को अचानक एक प्रेरणा मिली। ये हो सकता है, खूबसूरत मकान मालकिन पहले ही जूहाओ पर मोहित हो चुकी है। लानत है, क्यों? जूहाओ जैसे बूढ़े व्यक्ति को देवी की कृपा क्यों मिलनी चाहिए? जब वह अपनी जवानी के चरम पर था, पूरी तरह से जोश से भरा हुआ था। वह दोबारा देखने को भी तैयार नहीं थी। गुस्सा शांत होने के बाद फीफान को बात समझ आ गई। जूहाओ के तरीके वाकई बहुत अच्छे थे। ये जानते हुए कि वानलिंग को चाय से जुड़ी कला पसंद है, उसने छोटी वानलिंग का ध्यान आकर्षित करने के लिए चाय बनाने का सहारा लिया। धीरे धीरे उसे हाथ पकड़कर सिखाना, लंबे समय तक शारीरिक संपर्क के माध्यम से धीरे धीरे वानलिंग का स्नेह प्राप्त करके और अंततः उस सुंदरी को जीत लेना। जूहाओ, बिल्कुल सही, ये ठीक वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। डिंग। फीफान गुस्से में है। भावना अंक जोड़ 879। फीफान गुस्से से आग बबूला हो रही थी। जूहाओ के प्रति उसका गुस्सा लगभग बेकाबू था। लेकिन तभी जूहाओ की आवाज फिर से सुनाई दी। फीफान, यहीं पर तुम गलत हो।
तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए अरबों की संपत्ति छोड़ी है। तुम्हें उस थोड़े से किराए के लिए तरसना नहीं चाहिए। भले ही गलतफहमी दूर हो गई हो, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मुझे अंकल जू कहकर बुलाएं। फीफान का चेहरा उदास हो गया। क्या अब भी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? फिर से उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? जूहाओ द्वारा अपने पिता की मृत्यु का जिक्र करते ही फीफान के मन में तुरंत हत्या करने का तीव्र इरादा जागृत हो गया। जैसे ही उसके मन में हत्या करने का इरादा जागा, अचानक ही जूहाओ के बगल में एक आकृति प्रकट हो गई और उसे पता भी नहीं चला कि कब। वह उनका निजी अंगरक्षक बाई लिंग था। वह भावहीन, ठंडी आंखों से उसे घूर रही थी। फीफान चौंक गई। उसे इस महिला से खतरे का आभास हो रहा था। उससे उत्पन्न खतरा वेई लाओ से कहीं अधिक था, जो मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था और जिसे झाओ के पिता पहले लाए थे। शांत हो जाएं। अभी जूहाओ के साथ पुनर्तः शत्रुता करने का समय नहीं था। उसे अपने पिता के बारे में सच्चाई जानने तक इंतजार करना पड़ा। अगर यह साबित हो जाता है कि इसका संबंध जूहाओ से है, तो वह खुद इस पाखंडी और घृणित व्यक्ति को मार डालेगा। पाखंड करना बंद करो। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो। बस प्रार्थना करो कि मुझे मेरे पिता की मृत्यु का कारण पता न चले। जूहाओ को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। फीफान, ये सही नहीं है। मैं श्री झेंग का अच्छा दोस्त हूँ। आप तो ये भी कह सकते हैं कि वह मेरे लिए भाई और प्रिय मित्र समान थे। मैं उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? अगर यह पहले हुआ होता तो फीफान उसकी शक्ल देखकर धोखा खा जाती। वह शायद उनके प्रति असीम रूप से कृतज्ञ रहा होगा। अब वह जितना ज्यादा देखता था, उतना ही उसे लगता था कि वह पाखंडी हो रहा है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका मन कर रहा था कि वह ऊपर जाकर उसे पीट दे। लेकिन बाई लिंग को जूहाओ के बगल में खड़ा देखकर उसने वह विचार फिर से त्याग दिया। उसकी ताकत उससे थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था। जहां तक जूहाओ को नुकसान पहुंचाने की बात है, उसे भूल जाए। उसका कोई अर्थ नहीं था। ठीक है, ठीक है। जूहाओ का लहजा सौम्य था, लेकिन फीफान निर्दयी थी। वानलिंग को गुस्सा आ गया। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अंकल जू मुझे चाय बनाने की कला सिखा रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो। क्रैक क्रैक क्रैक। अदृश्य चाकू फिर से प्रकट हुए और उसके दिल को तब तक छेदते रहे जब तक कि वह छेदों से छलनी नहीं हो गया। उसने दांत पीसते हुए जूहाओ को एक गहरी नजर से देखा और विला से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। पीछे से वानलिंग की आवाज धीमी धीमी सुनाई दी। अंकल जू, आप उसके जैसे आदमी को कैसे जानते हैं? वह तो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लगता। अंकल जू, आपको अब उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। अंकल जू, हमारी पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, चलिए जारी रखते हैं। ओह, और कसकर पकड़ो। आवाज सुनते ही फीफान ने उस दृश्य की कल्पना कर ली थी। उसने एक बार फिर दर्द का मुखौटा पहन लिया। डिंग। फीफान निराश है। भावना अंक जोड़ 987। जू परिवार के विला से जल्दी निकलते हुए फीफान की आंखों में दृढ़ संकल्प था। उन्हें इस बात का बहुत प्रबल पूर्वाभास था। उनके पिता की मृत्यु का संबंध निश्चित रूप से जूहाओ से था। उसे जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाना था, ताकि सभी को जूहाओ का असली चेहरा देखने को मिल सके। 178 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। आंगन में जूहाओ ने चाय कला का एक और सेट सिखाना पूरा किया। अंकल जू, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी चाय बनाने की कला में मुझे बहुत सफलता मिलने वाली है। आप थोड़ी देर अकेले अभ्यास कीजिए, मैं आराम करूंगा। जूहाओ ने हाथ हिलाया। वह इस बारे में सोच रहा था कि आगे नायक से कैसे निपटा जाए। शाओ वानलिंग को लगा कि वह अभी किसी बात से परेशान है, इसलिए वह आगे बढ़ी, अपना हाथ उसके हाथ में डाला और धीरे से उसे हिलाया। वह उसे पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा देना चाहती थी। अंकल जू, अब उन बातों के बारे में मत सोचो। ये सब उस आदमी की गलती है। झेंग फीफान पर आरोप लगाने के बाद उसने जूहाओ को खुश करने का एक तरीका सोचा। अंकल जू, मुझे पता है आप अभी परेशान हैं। क्या मैं आपकी मदद करूं ताकि आप शांत हो सकें? जूहाओ ने हैरानी भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। हालांकि ऐसा पहले भी कुछ बार हो चुका था, लेकिन ये पहली बार था जब शियाओ वानलिंग ने पहल करके यह बात कही थी। ऐसा लग रहा था कि वे तीसरे बेस से ज्यादा दूर नहीं थे। जूहाओ की निगाहों को देखकर शियाओ वानलिंग का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। अंकल जूहाओ को धन्यवाद देने के लिए वह पूरी कोशिश कर रही थी। उसने अचानक अपना सिर उठाया, जूहाओ का हाथ पकड़ा और अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ी। इस अध्ययन में जूहाओ को फोन चलाते हुए काफी आनंद आया। अभी अभी जिस मृत व्यक्ति को उसने शाही राजधानी भेजा था, उसने एक संदेश भेजा है। उसने पहले ही झाउस के पिता, झाउस मीडिया के बॉस को खत्म कर दिया था। हालांकि झाओ के पिता को हिरासत में ले लिया गया था और संबंधित विभागों द्वारा उनकी जांच की जा रही थी। उसे भविष्य में दशकों तक जेल में रहना पड़ेगा और यह कहा जा सकता है कि उसका पूरा व्यक्तित्व बर्बाद हो गया था और उसके कभी ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा हो सकता है कि उसे ये भी पता न चल पाए कि उसके बेटे की मौत का उससे कोई संबंध था। लेकिन जूहाओ ने सावधानी बरतते हुए ऐसा किया। सभी खतरों को खत्म करने के सिद्धांत का पालन करते हुए भी उन्होंने उसे मरवा दिया। अपना फोन एक तरफ रखते ही उसने देखा कि शियाओ वानलिंग उसकी ओर देख रही है। जूहाओ ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। कितना अच्छा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जू परिवार की चारों बहनें खरीदारी करके वापस आई। उनके पास बड़े और छोटे बैग थे। 09 लिंगर की ओर से पैरों की धुलाई की पूरी सेवा। रणनीतिक योजना। चारों बहनें दोपहर भर खरीदारी करती रहीं।
उनका इस तरह एक साथ होना दुर्लभ था और उन्होंने छोटी बड़ी ढेर सारी चीजें खरीदी। बेशक उनमें जू हाओ और शियाओ वानलिंग के लिए भी उपहार थे। उन्होंने हर चीज की दो दो चीजें खरीदी। केवल जू फेयान ने ही जू हाओ के लिए कुछ नहीं खरीदा। अपनी तीनों बहनों को जू हाओ के सामने कृपा पाने की कोशिश करते देख जू फेयान ने उपहास किया। उसे सच में नहीं पता था कि जू हाओ उन्हें भोला और मासूम बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करता था। उसे याद आया कि उसने दोपहर में जू हाओ के लिए कोई उपहार नहीं खरीदा था। उसकी तीनों बहनों ने उसके सामने जू हाओ के बारे में तरह तरह की अच्छी बातें कहीं। जू फियान ने कहा वह जू हाओ के लिए कुछ भी खरीदने के बजाय पीट पीट कर मरना, बाहर मरना या पहाड़ से कूदना पसंद करेगी। जू हाओ ने इस पांचवी लिंगर पर एक नजर डाली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अब उसके करीब नहीं थी। वह दिन जरूर आएगा जब तुम शमशान घाट में अपने पिता के पीछे जाओगी। आपकी तीसरी बहन इसका उदाहरण है। बहनों ने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। सुवान क्यू ठीक समय पर वापस आ गई और हम सब साथ में खाना खाने लगे। जैसे ही शियाओ वानलिंग घर जाने वाली थी, जू हाओ ने भौहें उठाकर उसे घूर कर देखा। फल पक चुके थे, अब उन्हें तोड़ने का समय आ गया था। आज शियाओ वानलिंग की इतनी सक्रियता को देखते हुए जू हाओ ने उसकी और परीक्षा ली। शियाओ वानलिंग मना नहीं कर सकी और आखिरकार शर्माते हुए बोली। वह घर पर थोड़ी डरी हुई थी। शायद कल रात वह एक रोमांटिक शाम बिताना चाहती थी। जू हाओ उसे याद दिला रही थी कि वह कल की मुलाकात न भूले। शियाओ वानलिंग का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और शर्माते हुए जू परिवार से बाहर भाग गई। घर जाते समय भी शियाओ वानलिंग का दिल लगातार धड़क रहा था। इसके रुकने का कोई आभास नहीं था। कल रात जू हाओ के साथ होने के बारे में सोचते ही वह शर्मा गई। बिस्तर पर जाने से पहले दो बहनों जू शिकिंग और जू हुआई की देखरेख में जू फेयान को गर्म पानी का एक बेसिन लाना पड़ा। वह जू हाओ के पैर धोने की तैयारी कर रही थी। उसने सोफे पर बैठे जू हाओ के सामने गर्म पानी रख दिया। फिर वह बस वहीं खड़ी रही। वह रानी बनने के लिए ही पैदा हुई थी। किसी के पैर धोना बहुत ही शर्मनाक था और जिसके पैर वह धो रही थी वह जू हाओ था, जिससे वह हमेशा से नाराज रहती थी। उसने इसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं था। वास्तव में स्वर्ग के मार्ग एक अच्छा चक्र हैं। कल भी वह अपनी तीसरी बहन जू होंगजून का मजाक उड़ा रही थी क्योंकि उसने जू हाओ के पैर धोकर खुद को अपमानित किया था। आज उसकी बारी थी। उसे यह जल्दबाजी में शर्त लगाने के लिए किसने कहा था? उसकी दोनों छोटी बहनें उसे गौर से देख रही थीं। अगर उसने समझौता पूरा नहीं किया तो वे उसे धोखेबाज होने के आरोप में शर्मिंदगी के खंभे पर कील ठोक देंगी। जू फेयान बेहद असहाय थी। वह अगला कदम उठाए बिना वहीं खड़ी रही। जू हुआई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने उसे उकसाया। तुम वहां क्यों खड़े हो? नीचे बैठ जाओ। क्या तुम खड़े खड़े किसी के पैर धो रहे हो? जू फेयान ने अपनी बहन को घूर कर देखा। जिस तरह से उसने यह बात कही, उससे ऐसा लगा जैसे वह अक्सर लोगों के पैर धोती हो। बचपन से लेकर वयस्कता तक वह कभी इतनी विनम्र नहीं रही थी। हालांकि परिस्थिति उसकी इच्छाशक्ति से कहीं अधिक प्रबल थी। वह अनिच्छा से नीचे बैठ गई और गर्म पानी से भरे बेसिन को बस घूरती रही। उसे लगा कि इस समय जू हाओ अपने पैर पानी के कुंड में डालेगा, लेकिन वह गलत थी। जू हाओ टस से मज नहीं हुआ। डिंग। जू फेयान को आक्रोश महसूस हुआ। भावनात्मक मूल्य जोड़ 852। अपने सामने खड़ी पांचवी लिंगर को अनिच्छा से भरी देखकर जू हाओ मुस्कुराया। लिंग एयर को निशाना बनाने वाली रणनीति योजना उसे प्रताड़ित करना था। उसके अहंकार को पूरी तरह से दबाने के लिए अनिच्छा से उसे देखते हुए भी उसे अपने पैर धोने ही पड़े। ऐसा मत कहो, ये काफी दिलचस्प था। 179 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। ये तो एक शुरुआत है। लिंगर के लिए अभी भी कई योजनाएं लंबित हैं। क्या तुम नहाने वाले हो या नहीं? लंबे इंतजार के बाद भी जू हाओ को बेसिन में पैर डालते न देखकर जू फेयान ने भौहें चढ़ा लीं। पांचवी बहन, आपका यह व्यवहार उचित नहीं है। बेशक पैर धोना एक पूर्ण सेवा है। पिताजी दिन भर के काम के बाद थक गए हैं और इतने आलसी हैं कि अपने पैर बेसिन में नहीं डाल पा रहे। क्या आपको उनकी मदद करना नहीं आता? जू शिकिंग ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। जू हुआई ने भी अपनी राय व्यक्त की। बिल्कुल, हम पापा के पैर ऐसे ही धोते हैं। हम खुद भी ऐसा करते हैं ताकि हमें पेट भर खाना मिल सके। पांचवी बहन, तुम हारने पर इतना बुरा नहीं मानोगी, है ना? हे, जू फेयान के होंठ फड़कने लगे। मैंने सचमुच तुम्हारी बकवास पर विश्वास कर लिया था। अंततः उसे मदद के लिए हाथ बढ़ाना ही पड़ा। उसने जू हाओ के पैरों से चप्पलें निकाली और उन्हें गर्म पानी के बेसिन में डाल दिया। उसने उसके पैरों को सही ढंग से धोना शुरू कर दिया। उसके बगल में बैठी बहनें शिकिंग और हुआई कभी कभी मार्गदर्शन प्रदान करती थीं। पांचवी बहन, ध्यान मत भटकाओ। पैर धोना एक तकनीकी कौशल है। गंभीरता से काम लो। पांचवी बहन, तुम्हारी तकनीक अच्छी नहीं है। लगता है तुम्हें और अभ्यास करने की जरूरत है, वरना तुम पापा को कैसे सहज महसूस करा पाओगी। दोनों बहनें लगातार बातें करती रहीं। जू फेयान का चेहरा और भी ज्यादा काला पड़ने लगा। बाद में वह इन दोनों छोटे गद्दारों को जरूर सबक सिखाएगी। उन्हें इसका मतलब समझाओ। बहन का अपमान नहीं किया जा सकता। अंततः बहनों की देखरेख में जू फेयान ने जू हाओ के पैर धोना समाप्त कर दिया। इसमें 10 मिनट से थोड़ा अधिक समय लगा। जू फेयान की राय में ये 10 साल से भी अधिक समय जैसा लगा। जू हाओ के चेहरे पर आनंद का भाव देखकर वह इतनी क्रोधित हुई कि उसके दांत दुखने लगे। धत्तेरी की, क्या वह सचमुच उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करता था?
जब वह आखिरकार उसे हरा देगी तो वह उससे अपने पैर भी जरूर धुलवाएगी। एक अरबपति राष्ट्रपति के बारे में सोचना, एक ऐसा जीवन जिसकी अनगिनत लोग प्रशंसा करते हैं, और उसके सामने बैठकर उसके पैर धोना। जू फेयान अपनी हंसी नहीं रोक पाई। जब वह कल्पनाओं में खोई हुई थी, तभी अचानक उसके सिर पर एक हाथ प्रकट हुआ। पता चला कि जू हाओ ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा हुआ था और वह कुत्ते की तरह प्यार से उसके सिर को सहला रहा था। ऐसा मत कहो, तुम्हारी पांचवी बहन पहली बार पैर धो रही है और उसने पहले ही बहुत अच्छा किया है। फेयान, अगली बार भी अच्छा काम जारी रखना। जू हाओ द्वारा सिर पर सहलाए जाने से जू फेयान का दिमाग सुन्न हो गया। उसके प्रतिक्रिया करते ही जू हाओ ने अपना हाथ हटा लिया और उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए। प्रातःकाल, क्योंकि ली युनशु का घर कंपनी से थोड़ा दूर था, इसलिए उसे निकलने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता था। वह काम पर जाते हुए पैदल चल रही थी। ली युनशु के होंठ कभी कभी ऊपर की ओर मुड़ जाते थे, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वह बेहद अच्छे मूड में थी। वह कुछ दिनों से जूस ग्रुप में काम कर रही थी। उसे हर दिन बेहद संतुष्टि मिलती थी। जब भी ली युनशु को जू हाओ के उत्साहवर्धक शब्द याद आते थे तो वह प्रेरणा से भर जाती थी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे राष्ट्रपति जू को निराश नहीं करना चाहिए। कंपनी में सभी लोग प्रतिभाशाली हैं और वे अच्छे से बात करते हैं। अन्य कंपनियों में उसने जिन घटनाओं के बारे में सुना था, जैसे कि वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा नए कर्मचारियों को धमकाना, वैसी कोई घटना यहाँ देखने को नहीं मिली। इसके अलावा कंपनी में उनकी एक दोस्त भी बन गई थी। वह उससे उम्र में बहुत बड़ी नहीं थी और पहले से ही विभाग की महाप्रबंधक थी। स्कूल में लोग उसे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की कहते थे, लेकिन उसे लगता था कि उसकी सहेली उससे कम खूबसूरत नहीं थी। उसके पास एक अनोखी आभा भी थी जो उसमें नहीं थी। जी हाँ, उसकी दोस्त शिया किंगगे थी। क्योंकि वह रूढ़िवादी थी और दूसरों के साथ बातचीत करने में अच्छी नहीं थी। शुरू में जब जिया किंगगे ने उससे बात करने के लिए संपर्क किया तो वह थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। जब शिया किंगगे ने राष्ट्रपति जू हाओ के बारे में बात करना शुरू किया, तभी ली युनशु को तुरंत दिलचस्पी हुई। इसके बाद किंगगे ने जू हाओ की खूब प्रशंसा की। ली युनशु बार बार सिर हिलाती और कभी कभी सहमति जताती। बस यूं ही दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि उसे हमेशा लगता था कि उसकी अच्छी दोस्त में कुछ गड़बड़ है। वह ठीक से बता नहीं पा रही थी कि असल में क्या बात थी। क्योंकि जब शिया किंगगे ने जू हाओ का जिक्र किया तो उनकी आंखों में प्रशंसा के अलावा कुछ और भी था। वह इसे समझ नहीं पाए। हे, क्या ये हमारी स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्राली नहीं है? ली युनशु चलते चलते सोच रही थी कि तभी अचानक एक मधुर लेकिन अभिमानपूर्ण आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत जानी पहचानी थी। ली युनशु अपनी जगह पर रुक गई और देखते हुए उसने भौहें चढ़ा लीं। और सच में, उसने जू फानफेई को अपनी ओर आते हुए देखा। जू फानफेई ने आज जेके की वर्दी पहनी हुई थी, जिससे उनकी सुडौल आकृति पूरी तरह से निखर रही थी। वह युवा और ऊर्जा से भरपूर दिख रही थी। उसके कोमल और बेदाग चेहरे पर हल्का मेकअप था और उसकी स्टाइलिंग के साथ उसकी सुंदरता अब ली युनशु से कमतर नहीं थी। लेकिन इस समय उसके चेहरे के भाव थोड़े अप्रिय थे। उसने उसे कदम दर कदम चलते देखा। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था, साथ ही ली युनशु के प्रति तिरस्कार और उपहास का भाव भी था। उसके पीछे एक लंबा, सुंदर युवक उनके पीछे पीछे चल रहा था। जू फानफेई की ओर उनकी निगाहें स्नेह से भरी हुई थीं। जू फैंगफेई का एक वफादार चापलूस। चेन डोंग दरअसल जू फानफेई से सीनियर था, छात्र संघ का अध्यक्ष था और उसके पीछे पढ़ने वाली लड़कियों की कमी नहीं थी। लेकिन वह उन लड़कियों को तुच्छ समझता था। उसे लगता था कि वे सभी बहुत सती थीं, जिसका असल मतलब ये था कि वे आकर्षक नहीं थीं। विश्वविद्यालय में नए छात्रों के दाखिला लेने और पहली बार जू फानफेई को देखने के बाद ही वह तुरंत मोहित हो गया। उसे पहली नज़र में ही एहसास हो गया कि जू फानफेई अन्य लड़कियों से अलग और अनूठी है और उसने उसे पाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने ऐसा सोचा और उसी के अनुसार कार्य किया। विश्वविद्यालय के पहले वर्ष की शुरुआत से ही उसने जू फानफेई के पीछे दीवानगी से पढ़ना शुरू कर दिया था। बाद में जब ली युनशु ने दाखिला लिया और स्कूल की निर्विवाद सुंदरी बन गई, जू फानफेई के कई चापलूसों ने अपने लक्ष्य बदल दिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। 180 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। वह जू फानफेई के वफादार चाटुकारों में से एक था। जू फानफेई द्वारा ली युनशु के बारे में फैलाई गई कई बदनामी और अफवाहें तो उनके संपर्कों के माध्यम से स्कूल फोरम पर भी पोस्ट की गई थीं। दुर्भाग्यवश वह तो तैयार था, लेकिन वह नहीं थी। जू फानफेई ने उसके बेतहाशा पीछा करने को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। विश्वविद्यालय में 3 साल और स्नातकोत्तर विद्यालय में 1 साल बिताने में उन्होंने काफी समय और ऊर्जा लगाई। उसे जू फानफेई से एक बाल तक नहीं मिला। जब जू फानफेई ने विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तो उसने शिक्षकों और छात्रों के सामने स्कूल के गेट पर घुटने टेककर अपने प्यार का इजहार किया। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया जू फानफेई का निर्मम अस्वीकृति थी। जू फानफेई ने उसका दिल तोड़ दिया था। इस दौरान वह दिन भर शराब पीता रहता था और मदहोशी की हालत में जीता था। और जब वह जू फानफेई से पूरी तरह से उम्मीद छोड़ ही रहा था, तभी उसने उसे एक संदेश भेजा जिसमें उसने कहा कि वह उससे मिलना चाहती है। चेन डोंग का मनोबल बढ़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जू फानफेई आखिरकार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई हो? उसने जल्दी से खुद को ठीक किया और बाहर चला गया। जब उसने जू फानफेई को देखा तो वह निराश हो गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि जू फानफेई ने उसे स्वीकार कर लिया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह चाहती थी कि वह किसी काम में उसकी मदद करे। स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा ली युनशु को सबक सिखाने के लिए उसके साथ जाना।
चेन डोंग बेहद निराश था, लेकिन फिर भी उसने सहमति में सिर हिलाया। अगर जू फानफेई की इस मदद से वह उसके कबूलनामे के लिए राजी हो जाए तो क्या होगा। हालांकि उन्हें लगा कि इसकी संभावना बहुत कम है। आखिरकार विश्वविद्यालय के 4 वर्षों में उसने जू फानफेई के लिए अनगिनत काम किए थे, फिर भी वह उसे प्रभावित नहीं कर पाया था। जू फानफेई के हाव भाव और चेहरे के भावों को देखकर स्पष्ट था कि वह बुरे इरादों से यहाँ आई थी। ली युनशु ने खुद को संभाला, भौहें चढ़ाईं और पूछा, आप क्या चाहते हैं? अब भी तुम में मुझसे ये पूछने की हिम्मत है कि मैं क्या चाहता हूँ? जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुना हो, जू फानफेई ने व्यंग्य किया। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने दखल न दिया होता तो मैं ही जूस ग्रुप में शामिल हो गया होता। हमने साथ में इंटरव्यू दिया था, आपने ही बेईमानी के तरीके अपनाए थे, आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? ली युनशु दूसरों के साथ संवाद करने में अच्छी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह जू फानफेई से डरती थी। बचपन से लेकर अब तक उसने दूसरों की राय की परवाह नहीं की, बल्कि कदम दर कदम अपने खुद के प्रयासों पर भरोसा किया। विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद कंपनी में प्रवेश करना, इससे पता चलता है कि उसका आंतरिक व्यक्तित्व कितना अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। हम्फ, जू फैंगफेई ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में उपहास का भाव दिखाई दिया। अगर आपने उस समय इतना अन्याय न किया होता पिताजी, तो राष्ट्रपति जू मुझे कैसे निकाल सकते थे? तुम किस तरह के इंसान हो, क्या मैं नहीं जानती? चुप रहने के कारण अलग थलग होने का दिखावा करने और पीड़ित होने का नाटक करने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? ली युनशु का सुंदर चेहरा लाल हो गया। मैं नाटक नहीं कर रहा था। ये जू फानफेई सरासर अनुचित व्यवहार कर रही थी। उस समय वह और साक्षात्कारकर्ता स्पष्ट रूप से मिलीभगत कर चुके थे और स्थान पहले से ही तय था। ये सरासर अन्यायपूर्ण था। उसने अनिच्छा भरी आवाज निकाली, लेकिन जू फानफेई ने इसे अपने दिखावे में बदल दिया। ली युनशु बहुत गुस्से में थी। हे, अब तो शर्मा रही है, क्या तुम्हें अपराधबोध हो रहा है? स्पष्टीकरण एक छिपाव है और छिपाव ही सच्चाई है। जू फानफेई ने उपहासपूर्वक टिप्पणी की। ली युनशु धीरे धीरे शांत हो गई। ये जू फानफेई बीमार थी। वह चाहे कुछ भी कहती, दूसरे पक्ष की कहानी कुछ और ही होती थी। एक बार जब आपकी छवि किसी के दिमाग में बैठ जाती है, तो उसे समझाना व्यर्थ हो जाता है। उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए और उसने शांत स्वर में बात की। आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? बेशक, ये बदला है। जू फानफेई के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तुमने मेरी नौकरी छीन ली, क्या तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी? ली युनशु का दिल घबरा गया और वह खुद को एक कदम पीछे हटने से रोक नहीं पाए। कोई भी जल्दबाजी वाला काम मत करो, ये कानून द्वारा शासित समाज है, लोगों को मारना गैरकानूनी है। ये गैरकानूनी है ना? सीधा सा सवाल है। मैं तुम्हें मारूंगा और फिर तुम पुलिस को बुला लोगे, है ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें पुलिस को बुलाने से रोक रहा हूँ। जू फैंगफेई की अभिव्यक्ति तिरस्कारपूर्ण थी। फिर उसने थोड़ी दूर खड़े चेन डोंग की ओर देखा और आदेश दिया। चेन डोंग, उसे थप्पड़ मारो। मैं लाल हाथ का निशान देखना चाहता हूँ। देखते हैं कि थप्पड़ के निशान के साथ कंपनी में जाकर वह किस तरह की सनसनी पैदा करती है। जू फैंगफेई के दुर्भावनापूर्ण शब्दों ने ली युनशु के चेहरे को काफी हद तक बदल दिया। वह खुद को कंपनी में जाते हुए और अपने हाथ पर चमकीले लाल रंग का हथेली का निशान लिए हुए देखने की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाए। इससे निश्चित रूप से अनगिनत चर्चाएं होंगी। हो सकता है कि ये अफवाहें फैल जाएं कि उन्हें छोड़ दिया गया है, या वे एक से अधिक लोगों के साथ खेल रहे हैं। ली युनशु घबराने लगी। तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो, क्या तुम मेरी बात सुन भी नहीं रहे हो? चेन डोंग को अपनी जगह पर स्थिर और कोई प्रतिक्रिया न करते हुए देखकर जू फानफेई ने अपनी आवाज ऊंची की। उनके लहजे में असंतोष झलक रहा था। चेन डोंग को होश आया, उसके दिल में एक कड़वी मुस्कान थी। स्कूल में वह सचमुच एक अच्छा लड़का था। जू फानफेई के प्यार में पड़ने के बाद से उसने कई गलत काम किए थे, दूसरों के बारे में बदनामी करना और अफवाहें फैलाना। अब वह चाहती थी कि वह एक महिला को मारे। चेन डोंग जू फानफेई को नाराज नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसे मजबूरी में बात माननी पड़ी। वह कदम दर कदम ली युनशु की ओर बढ़ा। ली युनशु का चेहरा पीला पड़ गया और वह पीछे हटती चली गई। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जैसे ही ली युनशु चिंतित और बेचैन महसूस कर रही थी, तभी एक परिचित आवाज सुनाई दी। वह आवाज वसंत की हवा की तरह थी, जो ली युनशु के दिल को छू गई। अचानक उसे अब उतना डर नहीं लग रहा था। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि जू हाओ उसकी ओर आ रहा है। राष्ट्रपति जू, जैसे किसी उद्धारकर्ता को देख लिया हो, ली युनशु तेजी से दौड़कर वहां पहुंची। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उस क्षण उसे लगभग लगा कि उसकी पिटाई होने वाली है। और फिर कंपनी में सभी लोग उन पर हंसने लगे।